नमस्ते। मैं आज इस कार्यक्रम की संचालिका निकिता आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का ये कार्यक्रम JCTSL ESG पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क डिस्क्लोजर के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस ESG पॉलिसी के टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल और अकेडमिक पार्टनर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल सीप जयपुर स्थित मानव केंद्रित अनुसंधान और नीतिगत विषयों पर कार्यरत संस्थान है। सीप त्वरित रूप से कम कार्बन की ओर लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा जलवायु न्याय पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है तथा संस्थागत प्रतिक्रिया, निवेश और राजनीतिक बदलावों को सक्षम करने के लिए ऊर्जा, पर्यावरण और मानवीय पहलू पर कार्य करता है। अकेडमिक पार्टनर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे जयपुर NIT के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के पहले NITs में से एक है और राजस्थान का एक प्रतिष्ठित शोध और शैक्षिक संस्थान है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। मैं एक बार फिर से JCTSL सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल MNIT के सभी सदस्यों एवं अन्य सभी मौजूद अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ती हूँ। मैं सीप के संस्थापक श्री सिमरन जी को इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद निकिता। नमस्ते, मैं सभी अतिथिगण का स्वागत करता हूँ और डायस पे जुड़े मेरे कलीग्स जो कि मेरे आदर्श भी हैं कुछ हिसाब से और मेंटर भी हैं, गाइड भी हैं, जिताब जी, ज्योतिर्मय। जब मैं जयपुर में आया था तो शुरू में हम काफ़ी शुरुआत की जब मैं 5 साल पहले सीप को स्थापना यहाँ पे करी। एंड आज की जो चर्चा होगी सामाजिक परिवहन पे काफ़ी लोग बात करेंगे, ESG पॉलिसी पे भी काफ़ी लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं हट के एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश करूँगा। अपनी आज की शुरुआत में भारतीय के संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रेम्बल के रूप में जाना जाता है, उसके एक छोटे से अंश से करता हूँ। हम भारत के लोग सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मैं आपका ध्यान 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहला, व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी। दूसरा, बंधुता या फ्रेटर्निटी, जिसे हम ब्रदरहुड के हिसाब से भी समझ सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा उसके लिंग, धर्म, जाति से परे होकर उसके मनुष्य होने की एक गहरा एहसास है और इसे संविधान में मौलिक मानव अधिकार का मान्यता है। बाबा राव अम्बेडकर का मानना था कि मानव का अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक भलाई के लिए कार्य करना मनुष्यता का मूल तत्व है और इस बंधुता में मानव कल्याण की आशा है। आज की चर्चा सार्वजनिक परिवहन पर केंद्रित रहेगी, किंतु ये चर्चा सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के लिए अहम है। मैं कुछ मूल प्रश्नों पर चिंतन करने के लिए आपको फिर से आमंत्रित करूंगा। आज़ादी के 76 वर्ष के पश्चात आज भी अधिकांश लोग मूल सेवाओं से या तो वंचित हैं या उनकी दिशा चिंताजनक है। तो क्या ये मानवीय गरिमा के अनुकूल है? आज यहाँ सभी विविध सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से हैं। आज की दमनकारी या ऑप्रेसिव असमानता से एकता और बंधुता कैसे खोज सकते हैं? ESG पॉलिसी पर काम करते समय मैं ये बोलूँगा, ESG पॉलिसी बहुत कंपनियों ने काम किया है, कॉर्पोरेट्स ने बहुत काम किया है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने ESG पॉलिसी अनाउंस की है। बट ये जो एक अजिताभ जी के लीडरशिप के अगेंस्ट हमने इसका प्रारूप तैयार किया है, एक रेडिकल स्टेप है इस तरह से कि अपने आप को एक नए सर्विसेज के एक नए स्तर पे JCTSL अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है, अकाउंटेबल मानता है और इसके साथ साथ अपने स्टेक होल्डर्स जो कि JCTSL वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं, उनके पे भी ध्यान केंद्रित करते हुए साझे रूप से एक नई दिशा की ओर कदम रखने की एक सोच है। इसी के साथ मैं निकिता को वापस डाइस देता हूँ। धन्यवाद सिमरन। आपने मूलभूत मानविक तत्वों को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत किया और उनकी अहमियतता को इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही जताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीन अकेडमिक MNIT श्री ज्योतिर्मय सर से कि वो मंच पर आएँ और अपने ओपनिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करें।
थैंक यू मैडम। आप सभी का MNIT के परिसर में स्वागत। जो बाहर से आए विशेष रूप से अजिताभ जी, इंदौरीवाला जी आज की स्पीकर, सिमरन एंड बाकी सभी MNIT के भी कुछ सदस्य यहाँ पे, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मौजूद हैं। और इस सेशन में जो कि एक यूनिक सेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर चर्चा होंगी। तो क्यों हमने मुझसे ये पूछा गया कई कोलीग्स द्वारा भी, और इवन डायरेक्टर जब मैं बात करने गया था उनसे, कि MNIT को क्यों इस इवेंट के लिए रखा जाए और MNIT को इससे क्या फ़ायदा। क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट था कि जयपुर बस, अगर मैं लाइटर टोन में बात करूं, जो बस हमारे अंदर आती भी नहीं है कैंपस में, उससे रिलेटेड इवेंट को हम यहाँ पर क्यों करवा। बट लेटर वी केम टू कंक्लूजन कि ये जो टॉपिक है ESG, ये आज की तारीख में नॉट ओनली राजस्थान में, नॉट ओनली इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है। हॉटेस्ट क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की बातों से लेके, सम्मेलनों से लेके, जो कमिटमेंट कंट्रीज़ के जा रहे हैं, कॉरपोरेट्स के जा रहे हैं, सब चीज़ें जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करते करते जर्नी शुरू हुई रिन्यूएबल एनर्जी से, एनर्जी कंजर्वेशन से, जहाँ के प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ पर हैं। तो वहाँ से करते करते फाइनली ये बात आई कि कार्बन अकाउंटिंग कहाँ जाके हो रही है और कैसे होगी। उन सब की चर्चा करते करते धीरे धीरे ये एक नया नहीं है, ये एक तरह से कॉग्लोमरेशन है अलग अलग एक्सपर्टीज़ का, और उसको मिला के हुआ कि जब तक ये ESG से रिलेटेड फोकस नहीं आएगा, तब तक हम कितनी भी बातें करें, ग्राउंड रियलिटी पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होने वाला है। सबसे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसको एम्ब्रेस किया, और हमारे यहाँ जो, जस्ट एक आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं कि एक सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है जो एकेडमिक पार्टनर है इस इवेंट का। इंसिडेंटली अभी फ़िलहाल डीन एकेडमिक सच आज मेरे पास है, बट ओरिजिनली मैं उस सेंटर को ही बिलोंग करता हूँ। वी फाउंडेड दिस सेंटर इन अराउंड 2011। ESG इज़ बीइंग टॉट देयर हमारे यहाँ उसमें, और इवन मैनेजमेंट के एक दो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग एक्सपर्टीज इन दैट। सो ESG इज़ ऑलरेडी टॉट इन आवर सिलेबस, एंड दैट इज़ वाई दिस इवेंट पर्टिकुलरली इज़ वेरी पर्टिनेंट टू अस। इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट हो चुका है, एंड हमने भी रियलाइज़ कर लिया है कि ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं, उसमें ESG एक्सपर्टीज़ की डिमांड करने वाली कंपनीज भी ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो यहाँ पर आज जयपुर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ESG डिक्लेरेशन और पॉलिसी रिवीलिंग होने वाला है, दिस डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर MNIT, नॉट ओनली फॉर द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ MNIT। एक जो इंटरेक्शन स्टेट बॉडीज़ का, स्टेट गवर्नेंस का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का MNIT के साथ में इसके थ्रू इस्टेब्लिश हो रहा है, प्रोबेबली वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट through our scientific analysis, through our field monitoring, through our surveys, capabilities and all other things, in implementing and then following and monitoring the implementation of whatever policies are released today. उनका implementation कैसे हो रहा है, अगर periodically कुछ कराना है, हमारे students को भी उसके through कुछ projects वगैरह मिल सकते हैं। तो आज सुबह ही मेरी जब क्लास थी तो इनमें से कुछ students वहाँ पर थे, तो they asked me कि सर हमें क्यों अटेंड करना चाहिए। तो क्यों अटेंड करना चाहिए कि यही सारे रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, you should be updated about the expectations of your potential recruiters, you should be updated about the research areas which are hot in the country and which are demand of the government, demand of the society, and demand which is there globally at large. Okay, so thank you very much Simran and Anshuman for bringing this event to us. When they come first of all to us asking about possible partnership, we immediately jumped on it that yes, this is what we would like to have, so thanks for bringing this up. We would eagerly wait for hearing experiences of Mr. Indoriwala, because he has experience with Bombay transport system, and during informal talks he was sharing some very counterintuitive experiences. तो जो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ, I think मैं भी उस जानने के लिए उत्सुक हूँ out of his experiences. Ajitabh ji always brings his administrative insights and futuristic vision. So I look forward to this small but very useful session, and we would like to extract, MNIT would like to extract maximum benefit out of it. Once again, on behalf of the institute, I welcome you all. Looking forward to the success of this event. Thank you. धन्यवाद ज्योतिर्मय सर।
पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर शैक्षणिक संस्थान की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम धन्यवाद देते हैं MNIT ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और आज इस प्रोग्राम के एकेडमिक पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं। हमें अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री हुसैन इंदौरीवाला जी ने ज्वाइन किया है, तो मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। वेलकम। जिस उपलक्ष्य में हम आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस ESG पॉलिसी लॉन्च हेतु मैं अभी मंच पर सभी उपस्थित अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वे JCTSL ESG पॉलिसी बुकलेट का अनावरण करें। उपस्थित अतिथियों में श्री अंबालाल मीणा जी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मुन्नालाल टोडीवाल जी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर भव्यता मैम, आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप मंच पर आकर बुकलेट अनवील करें। वह MD JCTSL श्री अजिताभ जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार सभी के सामने प्रस्तुत करें। First of all, I am very thankful to MNIT, the director MNIT who is not here and is supposed to join shortly after, and particularly Professor Jyotirmay who is present here, and Indoriwala ji, Simran Seep, and Naveen, our OSD, Chief Financial Officer, Chief Sustainability Officer, Abhishek, other representatives from SEEP and MNIT and JCTSL, and our fellow conductors and drivers and employees of our organization. 4-5 चीज़ों पे मैं बात करूँगा, मतलब ये ESG में एग्जैक्टली क्या इस पॉलिसी का पार्ट है, उसके बारे में एक सेपरेट प्रेजेंटेशन है जो मोस्ट प्रोबेबली प्रियंका विल प्रेजेंट, एंड कि जो उसमें फीचर्स लिए हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। बट ये स्थिति कैसे आई, ESG पॉलिसी क्यों? तो कुछ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा क्या है, इस पॉलिसी की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन माइंड में आता है, और जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड में तो ये ज़रूर आएगा, बिकॉज जब हमने सिमरन के साथ मिलकर के इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, और ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया, सो बट आई एम नॉट नेमिंग, बट इफ़ आई गो बैक टू माई मेमोरी लेन, सो कोई इशू गवर्नमेंट में आया नॉट टू फार बैक, केवल 1 साल पहले, एंड आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट आस्क्ड व्हाट इज़ दिस ESG। एक कोई डिस्कशन था, तो मोटा मोटा चलो हमें तो पता था, बट मैंने सोचा कि अगर ऐसी पोजीशन है कि गवर्नमेंट में 2022 वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2008, 9 और 2011 और 12, इट इज़ 2022, कि अगर सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट को ESG क्या है ये क्वेश्चन पूछना पड़ जाए, तो देन कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम करें। ये चीज़ वहाँ से निकल के आई। तो फिर ये बात भी आई जब इनसे सिमरन से, एट दैट टाइम ही वॉज बास्क रिसर्च फाउंडेशन, अब तो ये सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल थोड़े भारी हो गए हैं, बट जब ये बास्क रिसर्च फाउंडेशन थे तो एज IIT कॉलीग हमने थोड़ी बात शुरू की, तो फिर ये आया कि कोई बात नहीं सर, अगर ठीक है अपना ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ESG से मुतल्लिक उद्देश्य है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो अलग होंगे। तो मैंने कहा एक शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि क्या ज़रूरत थी JCTSL को ये चीज़ करने की, छोटे से तो ऑपरेशंस हैं, मतलब ये 300 बस, उस टाइम 300 बस थी, अब 200 हो गई, 300 बस शहर में चलाते हैं, टिकट करते हैं, कंडक्टर बैठ जाते हैं, डिपो से बस निकलती है, सवारी एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर कम्यूटर पहुंच जाता है, बात ख़त्म हो गई। इसमें ये ESG ये चीज़ कहाँ से आ गई? दूसरा कि अगर ESG नाम की कोई चीज़ है भी, तो क्या ये मटेरियली इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन को? क्या इस पॉलिसी से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या संस्था पे, संस्था की कार्यप्रणाली पे, या जो संस्था के उद्देश्य है जिसके लिए संस्था बनाई गई? और हमसे पहले बड़े हमारे दिग्गज बैठे हैं बहुत, मतलब 50 साल 70 साल 100 साल पुरानी संस्थाएं बैठी हैं। आप मुंबई चले जाओ, बेस्ट है, दिल्ली चले जाओ, DTC है। जब मैं 1989 में IIT में पढ़ता था,
तो डीटीसी और उस वक्त प्राइवेट बसेस ज़्यादा होती थी, वो लाइन बसेस चला करती थी, पिंक लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, और वो 620 नंबर की बस पकड़ के यहाँ जाना है। तो वो सिटी बसेस भी हमने देखी हैं, प्राइवेट सिटी बसेस भी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेट्रो, इफ़ यू टॉक अबाउट रेल ऑपरेशंस, दिल्ली मेट्रो, DMRC, तो मैं यहाँ मेट्रो में भी चेयरमैन रहा 1.25 साल के करीब, CMD। तब DMRC के भी मैं संपर्क में था। जब इनके पास ही ESG पॉलिसी नहीं है तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत है? एक ये बहुत ही मतलब वाजिब सा क्वेश्चन है जो मीडिया को भी लगेगा कि भैया बसें तो चला रहे हो 200 और बात कर रहे हो कोई 20,000 बसों वाली, या ऐसी जो टाटा, रिलायंस, अंबानी, अडानी, है ना, जो बड़े बड़े प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बात करती हैं, वो बात करने की ज़रूरत क्या है? एक ये क्वेश्चन है जो आता है। और दूसरा, ठीक है आपने पॉलिसी बना ली, तो क्या ये पॉलिसी ऐसी ही रह जाएगी कागज़ों में? मतलब विल इट रिमेन ए पाइप ड्रीम ओनली, और एनीथिंग मटेरियल विल कम ऑन ग्राउंड अल्टीमेटली? कोई इसका आउटकम, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक ये भी बहुत वाजिब क्वेश्चन है मीडिया का। तो और जो हमारे साथ के जो हमारे इसलिए मैंने जब हमने बात की तो मैंने OSG को भी कहा कि कुछ अपने कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को भी बुलाओ, मतलब उनका कम से कम एक ओरिएंटेशन तो होना चाहिए कि जो पर्सपेक्टिव और सोच है वो कैसे डिफरेंट हो सकती है। दूसरा एक ये है कि क्या इस नीति को एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए और आगे इसको लागू करने के लिए आपको क्या बहुत बड़ा तामझाम चाहिए क्या वो तो उद्देश्य नहीं है कि एक तामझाम क्रिएट कर दो और हो कुछ नहीं, मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस टाइप किया क्या आपने? जैसे मतलब इट इज़ लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल इन द गवर्नमेंट। व्हाट वी मोस्टली डू इज लाइक इट इज़ रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। यू आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड पेंटिंग एंड वेस्टिंग एंड गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी, बट यू रिमेन एट द सेम पॉइंट। तो कई बार हमें सरकार में ऐसा लगता है कि भाई लगे हुए हो आप, काम करे चले जा रहे हो बट 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इज़ इट लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल? वो कुछ चीज़ें हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार JCTSL के बारे में बताऊंगा कि हम एक छोटी संस्था हैं, कोई इशू नहीं है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बड़ा करने का प्लान, एक विज़न है हमारे पास, और उस विज़न को हमने बहुत ही तरीके से, जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप हमने उसको ले जा करके उसको अनुमोदित भी किया है, और राज्य सरकार ने उसकी बजट घोषणा भी की है। जैसे मैं मेट्रो का उदाहरण दूंगा, तो मेट्रो में जब मैं CMD था तो हमें कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि जो अभी मेट्रो की जो 2 ट्रैक्स बने हुए हैं जयपुर शहर के लिए, अगर उसमें थोड़ा सा खर्चा करके हार्डली 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच, एक तरफ लगभग 1.3 है, दूसरी तरफ 1.2 किलोमीटर है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो आप दोनों नेशनल हाईवेज़ को जोड़ सकते हो। तो एक जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी विद इन रेलवे नेटवर्क, अगर अपन उसकी आप बात करना चाहेंगे तो, और एक्सपेंडिचर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो एक जो मानसरोवर वाली लाइन है उसको अजमेर रोड पे हाईवे पे कनेक्ट कर दें, और एक जो बड़ी चौपड़ तक है उसको रामगंज से ले जाते हुए अनाज मंडी से ले जा करके ट्रांसपोर्ट नगर ले जाएं, तो आपका दिल्ली और आगरा हाईवे जुड़ता है, तो एक पूरा शहर क्रॉस होता है। तो वो एक बहुत हमने कम खर्चे में, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मेट्रो में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, जो मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि जो बसेस की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें ज़्यादा इंटरप्ले की संभावना है और ज़्यादा पैसेंजर लोड वो उठाती है, बट मेट्रो की अपनी एक अलग महत्वता है, वो उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। बट वो जो हमने परियोजना तैयार की उसको भी हम बोर्ड में ले गए, बोर्ड में हमने पहले पूरा DMRC से, दिल्ली से डिस्कशन किया, उनको प्लान्स को अप्रूव कराया, उनसे हमने DPR डेवलप कराई, उसका बजट अनाउंसमेंट हुआ, और शायद कल ही उसका जो एक फ़ेज़ है उसका शिलान्यास कल हो चुका है, और एक दूसरे फेज़ का भी जो उसका वो टेंडर प्रोसेस में है। तो कहने का मतलब है कि अगर अलग तरीके से अपन कोई सोचते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसको सही चैनल पे ले जाते हैं चीज़ों को, तो वो समय लेती है बट वो फलीभूत होती हैं कभी ना कभी। और अगर वो फलीभूत उस मतलब तर्ज पे नहीं हो कि वो वैसे की वैसे अक्षर से उनकी पालना हो जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट संस्था के अंदर आता है। तो चाहे हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमारे पास 200 बसेज हैं, बट जो हमारा प्लान है 2025 तक का अप्रूव्ड है कि वी विल ऐड अनदर 1000 बसेज। 2023 there was a plan of 300 electric buses, 2024 another 300 buses, and then 2025 we are supposed to add another 400 buses. So that is in totality 1000 number of electric buses, all air conditioned. तो ये हम बोर्ड में डिसीजन ले चुके हैं। तो जब बजट अनाउंसमेंट हो रहा था तब भी इस पर बहुत चर्चा आई कि भी सारी इलेक्ट्रिक बसेज और सारी एयर कंडीशनड बसेज
वो कैसे, मैंने कहा ये डिसीजन है फ्यूचर को देखते हुए। तो ये हमारा एक एक्सपेंशन का एक प्लान है कि हम इसमें क्या करने आगे जा रहे हैं। बट अब दूसरा हमने प्रयास किया, मैं एक थोड़ा भूमिका बांधने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आईटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो भी फ्यूचर में अगर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम अगर क्रिएट करने की बात है, तो एक आईटी सिस्टम के बिना जो कम्यूटर, जो पैसेंजर एंगेजमेंट है, उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। जो कंडक्टर्स बैठे हैं उनको लग रहा होगा अभी कि भाई हमारी तो बसें वैसी चल रही है जैसे हम चलाते थे, बट इंटरनली व्यवस्था बदल चुकी है। मैनेजमेंट के लिए हमने काफ़ी चीज़ें बदल दी है। हो सकता है आपको उसके बारे में उतना पता नहीं हो। तो जो जीपीएस हैं वो आई थिंक अब 90% से ऊपर बसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो लाइव लोकेशन से बसेस की वो है, जो ईटीएम का हमारा डेटा आता है उसका डैशबोर्ड हमने डेवलप कर रखा है। उस डैशबोर्ड से अगर आप उन डेटा को मैरी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो उससे अच्छी डेटा एनालिटिक्स निकल करके आती है। और इस वर्ष का जो अगर गवर्नमेंट एड को, जो गवर्नमेंट ग्रांट है वायबिलिटी गैप फंडिंग, मैं उसको लॉस नहीं कहूँगा। एक ये भी मैंने कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी में फाइनेंस विंग को दिया है कि आप लॉस बात करते हो, भाई व्हाट इज़ लॉस। लॉस तो आप तब कहोगे जब आपको कॉस्ट को हिसाब से आपको प्राइसिंग को मैनिपुलेट करने की परमिशन दी जाए, देन यू कैन टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। बट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। आपको प्राइस डिफरेंशिएशन फ्रीडम हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू यू, विच इज़ ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कॉर्पोरेट एंटिटी। वो आपको नहीं दिया है तो आप लॉस मत बोलो। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग है, बट उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अर्निंग्स के फॉर्म में इम्प्रूव हुई है गत 1-2 वर्षों के बनिस्पत काफ़ी। तो एक आईटी प्लेटफॉर्म हमने, और जो हमने महिलाओं को फ्री कार्ड दिए, लगभग हमने 500 के करीब जो महिलाओं को फ्री कार्ड दिए, उसको देने का केवल उद्देश्य, फ्री इन द सेंस मतलब कुछ किलोमीटर्स हमने उसमें फ्री दिए रुपयों के हिसाब से। उसका पर्पज़ यही था कि ये सिस्टम, आईटी सिस्टम एक बार पूरा टेस्ट हो जाए, और वो बहुत अच्छे से टेस्ट हुआ, वो बहुत रोबस्टली वो सिस्टम काम कर रहा है। तो ये तो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ईएसजी का जो इशू आता है वो क्यों, वो थोड़ा सा एक माइंडसेट की बात है। क्योंकि हो क्या रहा है, जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें एक हमारी आदत पड़ चुकी है कि कोई काम आएगा तो हम करेंगे। जो शॉर्ट टर्म एटीट्यूड और अप्रोच है वो है, मतलब काम सामने आ गया तो उसको कर दिया और हमने समझा हमारा काम ख़त्म हो गया। एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, ये सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया बिकॉज मे बी जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे कॉलोनियल पीरियड में, उन्होंने जैसी व्यवस्था और सिस्टम कायम की थी, वो ज़्यादा इस पर निर्धारित और निर्भर थी कि हम कैसे नियंत्रित करके रखें लोगों को, हिंदुस्तान के जिन पे आप राज कर रहे हो उनको कैसे कंट्रोल करके। तो ये था कि जो चीज़ अपने सामने आ रही है उसको एड्रेस कर दो, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो ये है कि ये अपनी रियाया और सल्तनत कायम रहेगी और हम बैठे रहेंगे। तो उसके कुछ सम वेस्टेजेस आर इवन टुडे लेफ्ट इन आर ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। आज भी वो चीज़ें बाकी हैं। कहने का ये मतलब है कि जो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है सोच की, उससे बाहर जब निकल के आते हैं तब सोच बदलती है, तब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। तो जो ईएसजी की बात है, तो ये कि बसें हैं हमारे पास, 200 बसें सुबह निकालनी है 2 डिपो से, उन बसों को चला देना है, एंड में कितना पैसा आया रात को वो देख लेना है, गिन लेना है, तो काम खत्म हो गया। बट व्यवस्था ये नहीं है। इस तरह की अप्रोच मैं तो बहुत ओपनली कहता हूँ गवर्नेंस सिस्टम में भी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बहुत लंबी नहीं चल सकती। ये नहीं चलेंगी, दुनिया बदल चुकी है। और अगर आप तो मतलब खूब विटनेस कर रहे हैं ड्राइवर्स यहाँ के अम्बाला, क्योंकि मॉडल बदल गया आपका, ड्राइवर्स रिक्रूट हो गए। आज क्या स्थिति है, आज ड्राइवर्स के पास चलाने के लिए बस नहीं है, ड्राइवर्स को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, बिकॉज मॉडल बदल गया आपका। जीसीसी मॉडल आ गया आपका, एनसीसी मॉडल आ गया, सेल्फ ओन्ड बसेस खत्म हो गई हैं आपकी। सेल्फ ओन्ड बसेस फ्यूचर में आएंगी नहीं आएंगी कुछ नहीं पता है। तो ड्राइवर्स को फिर हमने, जो कंपनी के लोग नहीं हैं, ये डिसीजन की कैसे कॉस्ट कटिंग की जाए, उसके लिए जो ड्राइवर्स हैं उनको बाहर भेज दिया जाए। तो उनको दूसरी वैकेंसीज में भेज दिया, डिपार्टमेंट्स में, एग्रीकल्चर में, रेवेन्यू में, फिशरीज़ में, वो अलग अलग चले गए, इंडस्ट्रीज़ में। तो ये है कि कम से कम उनकी सैलरी वहाँ पे हो रही। तो हम एक ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे जिसके हमारे एसेट की वैल्यू रियलाइजेशन नहीं, उससे हमारी बैलेंस शीट भी इंप्रूव हुई। बट बदल गया ना, चीज़ बदल गई ना। कंडक्टर्स जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ,
मैंने मतलब इतने इश्यूज़ को मेरी टीम ने सॉल्व किया आप लोगों की। बट अगर ओनरशिप नहीं होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी, तो ये मेरे रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। आप समझो कि हम ऐसे कर लें तो ये व्यवस्था बदल सकती है किसी भी दिन, हो सकता है आपकी भी ज़रूरत नहीं हो सकता है मेरी ही नहीं ज़रूरत हो। तो ये जो शॉर्ट टर्म अप्रोच है उसको सोच के कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे चले, ये बदलाव आपको लाना पड़ेगा। और जनरल गवर्नेंस में भी यही स्थिति है। ऐसे नहीं चलेगा जैसे काम कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग भी, मैं शामिल हूँ उसमें, मैं IAS के लिए भी कह रहा हूँ, मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें, जिस पैटर्न पे, क्योंकि जो प्रक्रिया उसमें आप कितना बदलाव कर लोगे, ये चीज़ें आगे नहीं चलेगी। दुनिया बदल रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है, चैलेंजेस आपके बिल्कुल नए हो गए हैं, मतलब अलग ही तरह की चीज़ें हो गई हैं आपको। मतलब आज अब बात हो रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की पॉलिसी क्या होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आपने ड्रोन देखना ही 3 साल पहले शुरू किया है, तो पॉलिसी कहाँ से आएगी? और अफसर वो भी बैठे हैं आज ऊपर के पद पे जो 20 साल पहले नौकरी में आए थे। यू कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू फ्रेम ए टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ड्रोन। तो इसलिए चीज़ें बदल रही है। कहने का ये अर्थ है कि जो सामान्य जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी काम कर रही है, इससे बाहर अपने को निकलने के लिए सोचना है, अदरवाइज धीरे 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 ख़त्म होंगे। गवर्नमेंट का रोल कम होगा। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसका मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, ये भूल जाइए आप। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, ये लोग हैं जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग तरीके से बिजनेस नहीं तो बिजनेस वैल्यू देखते हैं गवर्नमेंट के प्रपोजिशंस में, वो लोग धीरे धीरे नहीं तो टेक ओवर करेंगे। अब इसीलिए जो वैल्यू क्रिएट करनी है वो केवल रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के बजाय, कि जो काम हमारे सामने आ गया उसको करने के बजाय प्रिपरेशन की भी कोई बात होनी चाहिए कि हम एडवांस में क्या चीज़ कर रहे हैं। हम पहले आगे सोच करके क्या ऐसे स्टेप्स लेना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन विद टाइम ग्रो करे, जैसे समय बदल रहा है, तो उसको सोच करके ही हमने, तो जो समय बदल रहा है उससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कि जो उद्देश्य है, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा क्योंकि मैंने माइनिंग सेक्टर में लगभग 4.5 साल काम किया हुआ है। माइनिंग सेक्टर इज़ ए बिग एग्जाम्पल। माइनिंग सेक्टर में जैसे चल रहा है वैसे ही चलता चला आ रहा है। एक दिन अचानक से एक अरावली का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और 1 लाख खान बंद होती हैं, छोटी खाने मिला करके, राजस्थान की और आसपास के स्टेट्स की। 1 लाख माइन्स वर क्लोज्ड, lakhs of employments were at stake and thousands of small businesses closed down उस रेगुलेशन की वजह से। और जूझते रहे, मैं था उस वक्त डायरेक्टर माइंस, हम जूझते रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना, बड़े लॉयर्स को हायर करना, उनको समझाना, इश्यूज़ को समझना, उसमें लगा 1-1.5 साल। बट 1-1.5 साल में कितना लॉस हो गया। सिमिलर इज़ विथ वाटर रिसोर्सेज, सिमिलर इज़ विथ NGT डायरेक्शंस। एक पोल्यूशन बोर्ड के निर्णय को लेकर के मतलब 500 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है NGT ने। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अपन वैसे ही काम करते रहे जैसे अपन करते हैं, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा बदल रहा है। गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं हो रही आजकल। पीपल आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। जो हम कुर्सियों पे बैठे रहते हैं ना, हम लोग हैं, ये लोग हैं, या आप लोग भी हैं, हम समझते हैं अफसर समझ के बैठ जाते हैं कुर्सियों पे, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की बात कोई नहीं कर रहा आजकल, गवर्नेंस की बात कर रहा है कि आप दे क्या रहे हो जनता को, आपकी डिलीवरी क्या है। आप इन पदों पे तो बैठ गए, 70 ईयर्स प्लस बैठे बैठे देखा है अपने को, तो अब उन चीज़ों पे बात हो रही है। तो अर्थ ये है कि जो अपनी जिम्मेवारी और मैंडेट है, वो जो काम अपने सामने आया उससे ज़्यादा है, दैट इज़ ESG। आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति क्या दायित्व है, आपका सोशल समाज के प्रति क्या दायित्व है, और आपका गवर्नेंस का पैटर्न, आपके गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जिस मोटे मोटे सिद्धांतों पे आप काम करते हैं, निर्णय लेते हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जो इंटरनल डिसीजंस लेते हैं, आप बाहर के डिसीजंस लेते हैं, तो ये ESG है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में है, ये ऑलरेडी आ रही है। सिविल सोसाइटी, सिटीजन फोरम्स, ये इतने पावरफुल हो गए हैं, क्वाजी जुडिशियल सिस्टम्स, रेगुलेटर्स, ये आसानी से काम नहीं करने देंगे, करने देना भी नहीं चाहिए। 70 साल करने दिया है, प्लस 70 ईयर्स,
वो किया है, तो जो डिलीवरी है वो अपने सामने है, बहुत अच्छी है डिलीवरी में, कमी नहीं है, बट स्कोप चैलेंजेस अलग तरह के मैं कहूँगा। उसमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज होगा हर सेक्टर में। अभी बताएंगे इंदौरी वाला जी, तो मैं इनको दिखाई रहा था कि मैंने इनका फ़ोटो देखा उस पर, तो बड़े बाल हैं इनके और चश्मा नहीं है, तो मैंने इसीलिए आते से पूछा वो कहाँ हैं चीफ गेस्ट, तो वो तो ही इज़ एंटायरली डिफरेंट। उसमें देख के तो मैं एक बार डर गया था इनको, मैंने कहा पता नहीं आज क्या क्या बोलेंगे ये, बिकॉज इनका जो फील्ड है वो थोड़ा सा अलग है। बट तो मेरे को सिमरन ने कहा कि सर वो कुछ रेडिकल व्यूज़ रखेंगे, तो आई इट इज़ मोर देन हैप्पी, आई वुड लव टू हियर हिम he has some kind of radical views, because those radical views always give you pointers for future evolution and learning. तो वो अब जब ये चीज़ें सारी बदल रही है तो उस परिप्रेक्ष्य में जो दायित्व हैं, तो ये नहीं कि आपने केवल क्या बस चला लिया आपका उससे काम कंप्लीट हो गया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बस ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के लिए ESG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरा गवर्नेंस का पैटर्न, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके बिजनेस स्ट्रेटजी, आप क्या प्रोक्योरमेंट करते हैं, कौन सी बसेस लेते हैं, बसेस को कहाँ चलाते हैं, सिंगल रूट पे चलाते रहिए जिसके ऑपरेटर्स को बहुत इनकम हो रही है, आप कच्ची बस्तियों के एरिया में मत जाइए। आज की डेट में क्या कवरेज है JCTSL की, 20% ऑफ द रोड नेटवर्क, जो महुआ के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के हिसाब से कम भी नहीं तो मिनिमम 40% पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कवरेज होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपका निर्णय लेने का तरीका बदल जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो ये कि मेरे को बसें लेनी है, चलानी है, आगे बसें चला दी आपने, बट आप अगर ESG के S में जाओगे तो कई चीज़ें होंगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे महिला कंडक्टर्स बैठी हैं, बहुत ओपनली कह रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास एक फाइल आई चाइल्ड केयर लीव की कि, और उसमें नो लिख के आया OSD की तरफ से कि भैया सेंक्शन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं सेंक्शन करनी चाहिए भाई, जब सरकार का नियम है वो डिज़र्व करती है तो क्यों नहीं दे रहे हो। Then I took a decision, चाइल्ड केयर लीव ऑल एप्लीकेशन डिस्पोज्ड। जितनी चाइल्ड केयर लीव थी, नियम है सरकार का 20% से ज़्यादा नहीं मिलेगी, हमने सबका निस्तारण किया। दिस इज़ वन वे। जो आप कहते हैं ना कि जो सोशल वाला पार्ट है ESG का, ये आपको जल्दी समझ में आएगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो जो इंटरनल सोशल वाला पार्ट है ESG का, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे कर्मचारी भी। नंबर 2, जब ये डिपो बंद हुआ हमारा एक ये सांगानेर वाला, तो उसमें कितने स्टाफ को शिफ्ट किया अपन ने, लगभग नहीं 100 के ऊपर स्टाफ, 100-150 के ऊपर स्टाफ थे। तो उसमें भी हमने ये किया कि ऑप्शन लो, नहीं तो मैं नॉर्मल रूटीन में जैसे सरकार काम करती है, आप निकाल दो ट्रांसफर ऑर्डर, भटकते रहेंगे लोग, आते जाते रहेंगे। बट वी अडॉप्टेड ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी, बिकॉज एम्प्लॉई हमारा स्टेक होल्डर है, कंडक्टर भी। तो हमने आपसे सबसे पूछा, पहले आपको ईमेल आया और एक कंप्लेंट नहीं आई मेरे पास, शायद 150-200 ट्रांसफ़र के बाद, किसको कहाँ जाना है बता दो, उन सबको वहाँ भेज देगा, क्योंकि आपको बसी में तो बैठना है। और इंटरनली मैंने इतना तक कह रखा है कि क्योंकि टोडी डिपो इधर हो गया, बगराना इधर हो गया, कि महिला कहाँ से आती है, वो उल्टी तरफ से आ रही है, सुबह की शिफ्ट लग रही है उसके 7 बजे, तो उनको आप ऐसे डिपो में दो कि सुबह वो आसानी से आ जाए। आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता, आई एम बीइंग सो कंसर्न्ड, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ को लागू करो। चाइल्ड केयर लीव हो गया। दूसरा, जैसे एक हमने इंटरनली डिसीजन किया जिसका हम प्लान कर रहे हैं कि वीमेन को वॉशरूम्स की प्रॉब्लम है। जब आप एक शिफ्ट आप चलते हो 6 घंटे तक, तो अगर आपको वॉशरूम है, तो अगर मेल कंडक्टर है तो वॉट एवर दी मतलब सिस्टम इज़ लाइक, बट ही कैन ईज हिमसेल्फ आउट एनीवेयर, ही विल फाइंड सम प्लेस, बट फॉर वीमेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे वीमेन वॉशरूम क्यों नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। जैसे एक ये भी एक आपका उसका सोशल का एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमने सोचा है, चीज़ें ली हैं, चीज़ें बड़ी लग रही हैं, पता नहीं होगी नहीं होंगी, बट जब तक आप इनके बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में, तब तक आपके डिसीजन मेकिंग उस पैटर्न पे नहीं आएगी। नाउ अब अर्बन ट्रांसपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, हुसैनीवाला जी बैठे हैं, वैसे मैं बस इस पर 1-2 चीज़ बात करना चाहूँगा कि जो अर्बन एरिया है, जैसे आई वॉज रीडिंग समवेयर, तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड, अभिषेक को पता होगा कि जो अर्बन लैंड मास है वो कितना % एरिया है टोटल इंडिया के एरिया का। तो मेरे को तो अलग अलग फिगर मिले, बट इट इज़ इन सिंगल डिजिट, मतलब इट इज़ लेस देन 9%, कहीं 3% बताया, कहीं 6% बताया। तो जो शहरी क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का बहुत ही कम पार्ट है, बट ये 60% GDP इकोनॉमी इसके अंदर बसी हुई है। 60% GDP
चाहे वो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो बात अलग है, उसमें ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है जीडीपी का कंपोनेंट, बट 60% आपकी जीडीपी शहरों से आती है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि जो अभी 35% शहरी आबादी है, ये 50% हो जाएगी आसानी से, 40 से 50% के बीच, अलग अलग फिगर आते हैं 2040-50 तक। ये अनबियरेबल हो जाएंगे एरियाज़। और जयपुर की ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति पता है, जब पीक आवर्स में अपन शाम को दफ्तर छोड़ के सचिवालय से कहीं जाते हैं, या मैं शाम को सेंट्रल पार्क वॉक करना जाता हूँ, स्थिति ठीक नहीं है, कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए क्योंकि दिख रही है चीज़। कोई ये कहे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि चीज़ दिख रही है आपको, रोज़ अखबारों में आता है, उसके कुछ पार्ट हम भी हैं, हमारी ड्यूटी सोल्यूशन देने की, हम पूरा सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। बट कहने का ये मतलब है कि ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बढ़ेगी। और मैं आई एम श्योर, मतलब मेरे भी 28वां साल है IAS की नौकरी में, जैसे आप राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, है ना, राइट टू कई चीज़ें और दूसरी हैं आपकी, कई एक्ट्स बन गए, कानून बन गए केंद्र के, सरकार के। तो एक टाइम आएगा, मैं आज कह रहा हूँ, कि राइट टू सेफ एंड रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता की मांग होगी। अब जनता किस, क्योंकि ये ऐसा एस्पेक्ट है, ये नहीं तो शहरों का गला घोट देगा ये अर्बन ट्रांसपोर्ट, मतलब इट विल बिकम द मेजर चोक पॉइंट फॉर ग्रोथ ऑफ एनी सिटी। और इसमें मारा कौन जाता है? अल्टीमेटली वही मारा जाता है जिसके पास दूसरे साधन नहीं है। और केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसका सोल्यूशन नहीं है। मैंने कई जगह की रिपोर्ट्स और बहुत चीज़ें पढ़ी है, केवल इससे भी कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। क्योंकि ये जैसे सिंगापुर और लंदन में ये पाया गया कि ठीक है, आप पब्लिक ये सिटी बसेस बढ़ा दो, तो जैसे ही आप सिटी बसेस बढ़ाओगे, अच्छी सुविधा दोगे, लोग कारें छोड़ देंगे, बट उन कारों की जगह दूसरी कारें ऐड हो जाएंगी। आप डबल लेन को 4 लेन कर दोगे 1000 करोड़ रुपए लगा करके, तो वो ऐसा नहीं है कि वो और कार ऐड हो जाएगी। मेरे को लगेगा कि अब तो चलो कार चलाना आसान है, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, बस क्या पकड़नी है कार, तो वो लोग अपने घरों से कारें निकाल लेंगे। तो इसलिए समाधान केवल मतलब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन सिटी बसेस भी नहीं है, बट सिटी बसेस का एक ऑप्टिमम लेवल एज ए गुड ऑल्टरनेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके हम नज़दीक नहीं है अभी, उसमें हमको थोड़ा सा समय लगेगा। तो उसके दूसरे मॉडल्स हैं, उस समस्या से भी निजात पाई है सिंगापुर ने, लंदन ने, रोड चार्जिंग के बेसिस पे उनका दे चार्ज ऑन बेसिस ऑफ टाइमिंग, जैसे TOD काइंड ऑफ थिंग, जैसे बिजली में होता है, वो कुछ चार्ज करते हैं, लोकल लोगों को सुविधा देते हैं, उनसे चार्ज नहीं होता है, उससे समस्या का हल हुआ है। बट ये कि ऐसी चीज़ है जो आने वाले समय में, और ये एक अधिकार की बात है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं तो ये कहूँगा कि राइट टू सेफ, रिलायबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आना चाहिए। हाँ, इसके बेसिक मिनिमम सर्विस लेवल बेंचमार्क कैसे तय करेंगे वो निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर और खर्चे से, रेवेन्यू से, बजट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो राज्य सरकार ही तय करेगी। अब दूसरा ये इशू आता है कि जब ये इतनी सारी समस्याएं हैं, तो क्या उन समस्याओं के बाद ही ESG पॉलिसी लानी चाहिए क्या? ये क्या आता है भाई, क्या करने की ज़रूरत है, कर तो पाएंगे नहीं इम्प्लीमेंट। पर उसके बारे में मैं यही कहूँगा हमेशा वापस, जो मैंने पहले भी कहा था, कि वी हैव टू थिंक बिग, वी हैव टू थिंक क्रिएटिव, वी हैव टू थिंक इनोवेटिव। जब तक ये सोचेंगे नहीं, वो हमारे एक्शन भी नहीं तो पहले जैसे ही बने रहेंगे। जैसे सोचना जब शुरू करते हैं तो समस्याएं अलग तरीके से समझ में आती है। मतलब मैंने तो देखा है अपने अनुभव से कि जब आप सोचना शुरू करोगे, चाहे जब आप एज स्टूडेंट पढ़ते थे या चाहे जैसे राजकीय सेवा में आए, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो समस्या का स्वरूप ही बदल जाता है और आपको उसका सही समाधान सोचने में बहुत मदद मिलती है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस इसके बारे में मेरा यही है कहना कि एक ऐसी व्यवस्था की जो सेफ, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए भी कई बार अनसेफ होती है बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बाहर सड़क पे लोग चलते हैं उनके लिए भी अनसेफ होती है। रिलायबल, मेरे को पता है मेरी बस आ जाएगी, मैं घर से निकला, मेरे को इतने बजे 10:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो मेरे 9 भी पहुंचना है तो मैं 9 बजे निकलूँगा तो मेरे को 9:15 तक तो बस मिल ही जाएगी। एक रिलायबिलिटी सर्विसेज की होनी बहुत ज़रूरी है।
दूसरा आपका एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मेरे को कितना चलना पड़ रहा है। मेट्रो में हमने 2-3 एग्जाम्पल किए थे लास्ट माइल कनेक्टिविटीज़ के, वहाँ तेरे को मुझे थोड़ा सा मौका मिला, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आप जो आज पढ़ रहे हैं ना अखबारों में कई बार कि मेट्रो फेज़ 2 आने से राइडरशिप बढ़ गई 10,000 15,000, उसका केवल फेज़ 2 आने का कारण नहीं है। फेज़ 2 जब आया था, ऑपरेट हुआ था बड़ी चौपड़ तक, चांदपोल से छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, राइडरशिप उतनी नहीं बढ़ी थी। बट जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमने इलेक्ट्रिक रिक्शाज को और इनको हायर किया, और हमने वहाँ भी एक अलग ही चीज़ की, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा को पैसे हम देंगे, मेट्रो देगा, पैसेंजर नहीं देगा। हमने कहा हम देंगे आपको, पार्ट अमाउंट हम देंगे, आप ले जाओ मेट्रो रेलवे स्टेशन तक। उससे वो राइडरशिप बढ़ी, और वो बढ़ने का एक उसका जो इनर्शिया था, मोमेंटम था, सॉरी, जो उसका मोमेंटम है वो आज भी मेंटेन्ड है, थोड़ा सा डाउन हुआ है बट उसकी वजह से राइडरशिप बढ़ी है। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है, और आपका सिस्टम रिस्पॉन्सिव है क्या? रिस्पॉन्सिव मतलब कंटिन्यूस एंगेजमेंट, ये ESG के पार्ट है सारे। आपका एंगेजमेंट है क्या कम्यूटर से, पैसेंजर से, उसको टाइमिंग के बारे में, बस की लोकेशन के बारे में। अगर जैसे अजीबोगरीब किस्से सुनने में आते हैं जब हम बैठते हैं ऑफिस में कि मतलब आज ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, मतलब अब कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। एक मतलब ड्राइवर था, वो ड्रिंक करके चला रहा था, मतलब ऐसा भी जैसे हमने एक केस सुना, कहीं बीच में बस खड़ी कर दी रास्ते के बीच में ही, ऐसे भी केसेस आते हैं। एरर सब जगह होते हैं, गलतियाँ सब जगह होती हैं, और ग्रीवांसेस सब जगह क्रिएट भी होती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या हम रिस्पॉन्सिव हैं इन चीज़ों के प्रति? तो एक वो रिस्पॉन्सिव सिस्टम आपका, तो सेफ, रिलायबल, एक्सेसिबल, रेस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें JCTSL की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में डालने के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपेंशन है प्लान, OSD बैठे हैं, ये 2 डिपो नहीं 5 डिपो कहाँ होंगे, हीरापुरा में कहाँ ले जाएंगे, आपकी 500 बसें, अगर 1000 बसें होती हैं, 300, 300, 400, वो कहाँ कैसे खड़ी होंगी, कहाँ से ऑपरेट होंगी, मेट्रो से कैसे कनेक्टिविटी होगी, ये सब एक्सरसाइज की है हमने, इंटरनली हमने करके रख रखी है। और ये एक दिन इम्प्लीमेंट होंगी, आप खुद देखना, आज एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल बाद, जैसे भी है, समय लगेगा, समय कम लगना चाहिए, बट ये चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट होगी। ये सब ESG का ही पार्ट है एक तरीके से। एक दूसरा एग्जांपल, NCR में RSRTC की रोडवेज बसेस के लिए NCR रेगुलेशन में कितनी प्रॉब्लम हो गई। एक पर्टिकुलर कट ऑफ ईयर से पहले की जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड बसेज है उनको बंद करने का ऑर्डर हो गया, वो बसें आपकी बंद हो गई, उसका कुछ सोल्यूशन निकला इंटरिम। बट ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो लार्जर कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योतिर्मय जी ने बताया, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ESG पे कोर्स है, क्लासेस है, मतलब आई एम ग्लैड टू हियर दिस दैट MNIT हैज रीच्ड टू दैट लेवल दैट दे आर ऑफरिंग सेपरेट कोर्सेज फॉर ESG, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, फैकल्टी के लिए भी। क्योंकि अब जो टॉप 1000 कंपनीज हैं, जो देश की सबसे बड़ी 1000 कंपनियां हैं, उनके लिए मैंडेटरी हो गया है, उनको करना ही करना है। तो उसमें ऑलरेडी कई सेंट्रल PSUs आ चुके हैं, पर्टिकुलरली जो ऑयल कंपनीज हैं देश की, उनको डिक्लेयर करनी पड़ रही हैं चीज़ें सारी। छोटी कंपनी है बट ये धीरे धीरे वो 1000 की संख्या 2000 होगी, 3000 होगी, कुछ भी हो सकता है, रेगुलेशन कुछ भी आ सकता है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवांस प्रिपरेशन जो यहाँ से करने का हम थोड़ा सा हमने प्रयास किया है। और दूसरा एक इसका जो महत्वपूर्ण जो विषय है कि नॉर्मली जो हमेशा बातें करते हैं, जब जैसे हम हमारे अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं, हम तो अकाउंट्स फाइनल करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मोटे मोटे हमारे खर्चे, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, वायबिलिटी गैप, फंडिंग, कहाँ पैसा जा रहा है, वो पूरा देख के जो 3-4 हमारे फाइनेंशियल रेशियोज हम समझते हैं कि हमारा काम कैसा चल रहा है। तो वो ज़माना भी अब चला गया, वही कि जो बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी है, इट इज़ नॉट ओनली टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, हमारे केस में सारे सरकार हो गए, बट आपके जो लार्जर स्टेक होल्डर्स है कि अल्टीमेटली आप पब्लिक को वैल्यू क्या दे रहे हो, वो ज़माना आ गया है उसके बारे में। और ये मतलब JCTSL नहीं, हर विभाग को सोचना चाहिए। जैसे कहने के लिए कि पटवारी नामांतरण खोलेगा, म्यूटेशन खोलेगा, 30 दिन में वो नहीं खोलेगा तो एस्केलेट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो तो एक प्रक्रिया का पार्ट है। बट फाइनली आपने अगर कोई संशोधन किया तो आपने वैल्यू क्या दी आपके स्टेक होल्डर को, असली तो वो है ना।
हम खुद नहीं हैं, हम बैठे उनके लिए हैं। तो जो स्टेक होल्डर वैल्यू है अलग अलग सेंस में, इंटरनल जैसे मैंने बताया हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सटर्नल जो हमारे कम्यूटर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, या जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जैसे आते रहते हैं लोग कि हम जैसे पत्रकार कॉलोनी साहब हमारे यहाँ पे बस चलाओ, खोले के हनुमान जी हमारे यहाँ बस बंद हो गई, हमारे यहाँ बस चलनी चाहिए। फिर वो एक ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कि मरीजों को आने में दिक्कत आ रही है। ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में है हमें ध्यान, और हमने काफ़ी एक्सरसाइज की है कि जो नई बसेज हैं उनसे इन चीज़ों को हम समाधान कर देंगे। तो ये एक जो बड़े स्तर पे है, लार्जर पर्सपेक्टिव में जो सामाजिक दायित्व है, ये उसको पूरा करने की बात है। ESG पॉलिसी के बारे में प्रियंका प्रेजेंटेशन करेगी। इसमें हमने कोई बहुत मतलब जो है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं रखने की हमने कोशिश की है। तो आपको पढ़ोगे तो लगेगा ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, पर उसमें सिमरन ने, सीप ने, इसकी टीम ने, इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। और वही जो BRSR जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेबी के नॉर्म्स हैं, उसके 9 पिलर हैं कि इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए किसी भी संस्थान को। तो ब्रॉडली हमने उनको लेकर के ही इसको तैयार किया है। और हम ये मानते हैं कि चैलेंजेस आएंगे हमें, मतलब डेटा कैसे कलेक्ट होगा, देख तो वो सबसे बड़ा इशू है। तो जो हमने IT प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं, उसमें जो हमारी CS हैं इनको भी मैंने कहा है कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर तो डेवलप करो कि डेटा फ्लो कहाँ से होगा, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका डेटा भी आ ही नहीं रहा है। तो आप अपने डिस्क्लोजर्स कैसे करोगे? तो जो पॉलिसी है, पॉलिसी के जो डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है, उनका आइडिया यही है कि वी आर होल्डिंग ourselves अकाउंटेबल टू आर स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली टू द बोर्ड। सरकार को नहीं, सरकार कहती है यार तुमने पिछली बार 150 करोड़ मांगा था, इस बार 160 करोड़ क्यों मांग लिया? और अगर 150 करोड़ मांगा था और 140 करोड़ मान लिया तो कोई आपको पूछ ही नहीं रहे, पूछेगा ही नहीं कुछ भी। दे आर मोर देन हैप्पी। तो इट इज़ नॉट बिकॉज गवर्नमेंट इज़ आर मेजर शेयर होल्डर इन अ वे, सारे गवर्नमेंट के ही डायरेक्टर्स हैं उसके ऊपर, या फिर जो दूसरी PSUs हैं उनके हैं। बट जो लार्जर स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो मेन इशू है, तो उसके डेटा कलेक्शन के लिए वो पूरा एक पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा, बैठ करके उसके बारे में सोचना पड़ेगा, बेस लाइनिंग करनी पड़ेगी। ये भी एक चैलेंज है, काम है ये। इसके लिए मैं सिमरन को कहूँगा कि इसको बीच में मत छोड़ो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा चालू हुआ है। और जैसे ज्योतिर्मय जी ने भी कहा कि मतलब ही इज़ हैप्पी टू एसोसिएट सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स, वी वुड बी मोर देन ग्लैड टू डू दैट, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल प्रोवाइड द इंटर्नशिप stipend also, that also I can manage from my company. तो we will work it out that how we will do that. और दूसरा एक फीडबैक मैकेनिज्म, जनता से एंगेजमेंट और एक कैपेसिटी बिल्डिंग। मेरे को कई बार मतलब थोड़ा सा मैंने आज बुलाया है इसलिए कंडक्टर्स को, बिकॉज ये अपने मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई थोड़ा सोच को बदलो। मतलब आप लोग आते हो यूनियन की तरफ से मेरे पास आते हो, मैं कोशिश करता हूँ सुन के, तो वो ESG का एक वो पार्ट भी है, और ESG में तो हम इस पार्ट को आगे ले गए हैं। मतलब एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स के ड्राइवर हैं, तो ये कई बार लेके आते, मैं कहता इनसे मेरा क्या लेना देना है, हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रखा है, वो बसें खरीदता है, अपने ड्राइवर लगाता है, चलाता है उन ड्राइवर की कंडीशन से। बट नहीं, इस ESG पॉलिसी में मैं कह रहा हूँ आज कि मैं आज तक मना करता है था, फिर मेरे माइंड में था, बट इसमें हमने उस चीज़ को भी रखा है कि डाउन दी वैल्यू चेन, जो अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी मतलब एथिकल प्रैक्टिसेस में है या नहीं है। अगर उसने उन ड्राइवर्स को हायर कर रखा है तो वो उनको भी मिनिमम वेजेस दे रहा है नहीं दे रहा है, डबल शिफ्ट चलवा रहा है नहीं चलवा रहा है, जैसे वो पानी की व्यवस्था कई और वो कई चीज़ आती है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमने इसमें लिया है अब सब। अभी तक मैं मना करता था, बट वो ऐसा नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में है चीज़ें। बट मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अपनी संस्था के प्रति गंभीर भी नहीं कहूँगा मैं, आप उसको ओनरशिप लें इसकी। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, USD साहब बहुत सही लाइन कहते हैं हमेशा, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो आप हो, नहीं तो नहीं है, हम तो चले जाएंगे, हम तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको तो यहीं रहना है 20-25 साल। तो आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको इस लेवल की सर्विसेज पे ले जाइए कि इसको कोई आसानी से नहीं। आज मैं बसें ऑलमोस्ट लड़के लाया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 3 से बसें इस साल का अनाउंसमेंट है, और उसमें से बस एक ग्लिच रह गई है, 5 समस्या थी, 4 समाधान हो गया, वो एक भी समाधान हो गया तो आपका प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है, एक बार उस बात को छोड़ते हैं अपन, बट ये बसें भी मैं लड़के लाया हूँ, क्योंकि भाई हम सुधार करेंगे हमारी सेवाओं में।
नहीं तो प्राइवेट बसें बढ़ जाएंगी, जितनी आपकी कम होगी प्राइवेट बसेस बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली भुगतेगा कौन? आप और जो आम नागरिक है। क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, जयपुर शहर में ही, पुराने शहर में, और यहीं मैंने पढ़ाई की है कि निजी बस सेवा में और आपकी बस सेवा में आज भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मतलब 10 गुना बेहतर हो उनसे, आप प्राइवेट सिटी बसेस से। मतलब मैंने तो ट्रैवल उनमें भी किया हुआ है पहले, आज भी मैं उनको देखता हूँ। आपकी सर्विसेज आज भी काफ़ी स्तर तक ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये आते रहेंगे, बट ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का भी समाधान निकलेगा। ESG पॉलिसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक ऐसा होलिस्टिक व्यू है जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि जो आपका दैनिक कार्य है, उस दैनिक कार्य से आगे जा कर के आप देखिए। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक के परिवार में जैसे आपके बच्चे होंगे, आपने उनको पढ़ाने के लिए भेज दिया, भाई मैंने अच्छी स्कूल में भेज दिया, मैंने फीस के पैसे जमा कर देता हूँ, भाई अब तू क्या कर रहा है, मेरा थोड़ी लेना देना है। ये सरकारी एटीट्यूड है, भाई मैंने मेरी ड्यूटी पूरी कर दी। बट ऐसा तो नहीं करते ना अपन घर में। अपन घर में देखते ना स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, टीचर्स क्या कह रहे हैं, फीडबैक लेते हैं अपन, या उसमें कहाँ उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है बच्चे के अंदर, ये भी अपन उससे बात करते हैं। ये एक होलिस्टिक व्यू है। क्या इस बच्चे की ग्रोथ ऐसी हो रही है कि ये आगे जा कर के कॉम्पीट कर पाएगा इस दुनिया से? दुनिया तो अलग है, वर्ल्ड इज़ क्रूअल एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव ऑल्सो। बट आप में वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को कैप्चर कर सके बच्चा। तो ये उस तरीके से है कि ये दायित्व नहीं कि मैंने तो फीस जमा करा दी, स्कूल भेज दिया, तेरा एडमिशन करा दिया, बेटा तू पढ़ता रहे, फेल हो पास हो, सफल हो असफल हो, नहीं है। बट अपन जैसे नर्चर करते हैं चीज़ को, बेबी को, किसी को, अपने बच्चे को, वो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है एक। जब तक इस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को नहीं देखना शुरू करेंगे, और उसके लिए मतलब कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मैं अपने उद्बोधन को यहीं समाप्त करूँगा, और मैं आशा करूँगा कि जो ये पॉलिसी है, जो मेरे 2 ICs हैं सारे, वो अब इस पर थोड़ा सा बैठ कर के ये कैसे फ्रेमवर्क डिस्क्लोज़ होगा, क्योंकि ये तो बातें हो गई, बट जब ये तैयार करके आप पब्लिक डोमेन में ले जाओगे कि हमने ये कर लिया, इसकी सफलता तभी, और डिस्क्लोजर का मतलब ही तभी है, आप अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करो कि हमने ये कहा था ये कर लेंगे, हम इतना ही कर पाए, ये हम आगे करेंगे, ये अब हम कर लेते हैं, हमने ये चीज़ें सुधार कर ली है, जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उसके क्या कारण हैं, ये थोड़ा बताएंगे, तभी इसका अर्थ है, और तभी हम अपने आप को बांधेंगे इस नई व्यवस्था से। और अंत में मैं एक बार पुनः ज्योतिर्मय जी को और इंदौर वाला जी को और सिमरन को और जो इनकी पूरी टीम है और जो मेरे यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और जो अन्य सभी हमारे JCTSL के साथीगण हैं और अन्य विभागों से जो आए प्रतिनिधि हैं, सबको धन्यवाद दूंगा और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने कहा, सोच और दूरदृष्टि परिवर्तन की ओर सबसे अहम कदम होते हैं, और मैं JCTSL और जयपुर के नागरिकों को फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगी कि इस ESG पॉलिसी उस बदलाव, उस गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की ओर बढ़ते हुए कदमों में से एक है। मैं जानती हूँ अब हम सभी इस ESG पॉलिसी के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हैं, और इसीलिए मैं सीप की सीनियर रिसर्च एसोसिएट प्रियंका गोयल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप सब नीचे स्थान ग्रहण करें। आप सभी को अभिवादन। ESG व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट या नीति है जिसका उद्देश्य उनके इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़े जोखिमों को जानना, वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करना एवं बिजनेस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। ESG सिद्धांत कंपनी के सतत और समावेशी विकास में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने की नींव रखते हैं। ESG के सिद्धांत एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं जो गैर वित्तीय मापदंडों पर बराबर ध्यान देता है। यह निरंतर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की संभावना प्रदान करता है जिससे जवाबदेही
और जिम्मेदार व्यवसाय की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह कंपनी की स्थिरता और विकास के लिए श्रमिकों, वेंडर्स, यात्री और समुदाय सहित सभी स्टेक होल्डर्स को महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता देता है। परिवहन क्षेत्र तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है और JCTSL को भी इस उभरते परिदृश्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें स्वच्छ परिवहन पर राष्ट्रीय और वैश्विक चर्चा, प्रौद्योगिकी बदलाव, निजी वाहनों का बढ़ता उपयोग, शहरों का विस्तार, बढ़ती आर्थिक असमानता शामिल है। JCTSL जयपुर शहर और इसकी परिधि में रह रहे आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि समावेशी विकास के लिए ज़रूरी सुविधाएं तक वे पहुंच पाएँ, जैसे कि अस्पताल, स्कूल इत्यादि। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि वे शहर के वृद्धि में अपनी सेवाएं देने में सक्षम रहें। इस उभरते परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण है कि JCTSL खुद को बदले, न्याय संगत और समावेशी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के वितरण के लिए उच्च मानकों पर कायम रहे, अपने लोगों की भलाई और विकास में निवेश करे और पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। JCTSL का ESG फ्रेमवर्क उद्योग के अग्रणी मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसा कि अजिताभ सर ने भी बताया, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021। इसके साथ ही ये ESG पॉलिसी प्रमुख संस्थानों की ESG पॉलिसी से भी प्रेरित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित विभिन्न सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें हम कॉमनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG के नाम से पहचानते हैं, यह सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और यह ESG पॉलिसी विभिन्न महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। जिसमें SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास, SDG 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, SDG 13 जलवायु परिवर्तन और SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति और सामूहिक साझेदारी शामिल है। यहाँ कई जगहों पे आप देखेंगे कि स्कैनर लगे हुए हैं QR कोड के लिए, जो कि आप स्कैन करके JCTSL की ESG पॉलिसी और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए 12 जून 2023 को JCTSL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यह ESG पॉलिसी और डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इस पॉलिसी और फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? JCTSL की ESG पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य संगठन को समक्ष और मजबूत कर सतत और समग्र जयपुर शहर के निर्माण में अहम भूमिका प्रदान करना है। यह ESG पॉलिसी एक स्टेक होल्डर केंद्रित दिशा की ओर दर्शाता है, जिसमें JCTSL के लोग और इसके यात्रियों को अहम स्थान दिया गया है। इसके साथ ही ये पर्यावरण सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है। JCTSL की ESG नीति उसकी नैतिक व्यवसाय आचरण, पारदर्शिता, कार्बन उत्सर्जन को बंद करना, संस्थान कुशलता, सभी के लिए सुरक्षित और सस्ती यातायात सेवाएं, कर्मचारी और यात्रीगण की भलाई और सभी के लिए यातायात और सामान्य सेवाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। JCTSL समझता है कि एक सतत और समावेशी शहरी परिवहन को प्राप्त करने में एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें कि राजस्थान सरकार, नियामक संगठन जिसको हम रेगुलेटर्स के तौर पे जानते हैं, यात्री, व्यापारी, उसके शेयर होल्डर्स, कर्मचारी, सभी एक उनके मूल है, जो कि बहुत मायने रखते हैं इस ESG पॉलिसी को सफल बनाने में। JCTSL की ESG पॉलिसी 9 मुख्य नीति स्तंभ पर आधारित है। नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही में भ्रष्टाचार, रिश्वत और अनैतिक व्यवहार को निषेध, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में स्टेक होल्डर्स को सूचित रखना जैसी कई चीज़ें शामिल है। सुरक्षित
विश्वसनीय और सतत सेवा में बस की मेंटेनेंस, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और पर्यावरण में पड़ते प्रभाव को कम करना जैसी कई चीज़ें शामिल है। इसमें नियमित रूप से सुरक्षा अभ्यास और निरीक्षण का आयोजन करना शामिल है ताकि यात्री और कर्मचारी की भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। मानव संसाधन विकास और कर्मचारियों की भलाई में सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, कर्मचारी में भेदभाव, उत्पीड़न या अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकना शामिल है। यह अपने कर्मचारियों और यात्रीगण के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जिसमें एक्सीडेंट या व्यावसायिक बीमारियों को रोकना भी शामिल है। मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करना, बाल श्रम, न्याय संगत वेतन सुनिश्चित करना, उत्पीड़न मुक्त और मानव गरिमा सुनिश्चित करना जैसे कई अहम मुद्दे इसमें शामिल हैं। पर्यावरण के संरक्षण में शामिल है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऊर्जा कुशलता को प्रोत्साहित करना, कचरे और पानी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, स्टेक होल्डर्स के हित की सुरक्षा में निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिकायत निवारण शामिल है। पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में संबंधित कानूनों और विविधियों का पालन और सार्वजनिक नीति चर्चाओं को सक्रिय भागीदारी शामिल है। समावेशी विकास, न्याय संगत विकास और यात्रीगण के हित में लोअर फ्लोर एंट्री बसेस, व्हीलचेयर रैंप, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित बैठने की जगह, विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायती दरों के माध्यम से पहुंच बढ़ाना शामिल है। डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क फॉर ESG पॉलिसी। डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क स्वयं की जवाबदेही की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह ESG लक्ष्यों से जुड़े कंपनी की प्रगति को मापने के लिए प्रमुख मापदंड और संकेतों को परिभाषित करता है। डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ESG बेसलाइन स्थापित करने और वार्षिक ESG रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक करने का आधार बनेगा। डिस्क्लोजर के लिए पहचानी गई श्रेणियों में सामान्य डिस्क्लोजर, पर्यावरण संबंधी डिस्क्लोजर, यात्रियों और कर्मचारियों संबंधित सामाजिक डिस्क्लोजर्स और शासन संबंधी डिस्क्लोजर्स शामिल हैं। सामान्य डिस्क्लोजर्स में कंपनी से जुड़ी बेसिक ऑपरेशनल डिटेल्स, कुल परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी की संख्या, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, डिपो मैनेजर, प्रमुख मैनेजेरियल कर्मचारी, निर्देश मंडल के साथ ही इन स्थानों पे कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं ये भी शामिल है। इसमें डिपो के अनुसार बसें की संख्या, वित्तीय स्थिति के डिटेल्स दिए गए हैं। यह कंपनी की संपत्ति, प्रक्रियाओं और वित्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यह कंपनी की ESG लक्ष्यों की घोषणा ESG बेसलाइन के बाद करने में कंपनी को सक्रिय बनाता है। इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर्स, जिसको पर्यावरण डिस्क्लोजर्स कहते हैं। पर्यावरण डिस्क्लोजर्स JCTSL के मुख्य कार्यालय और डिपो द्वारा उत्सर्जन कार्बन, पानी और कचरे का अनुमान लगाने में मदद कराता है। कार्बन डिस्क्लोजर बस, 4 व्हीलर गाड़ियों का प्रयोग और तेल की खपत को मॉनिटर करता है। बिजली खपत और उसके स्रोत से संबंधित जानकारी भी शामिल है। जल डिस्क्लोजर के अंतर्गत जल प्रबंधन नीतियां एवं अभ्यास के साथ साथ यह विभिन्न स्रोतों से पानी उपयोग ट्रैक करेगा। क्षय या वेस्ट डिस्क्लोजर कचरे से प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जानकारी देगा। ये शिकायत के कारणों और समय सीमा अनुसार उनके निवारण के बारे में ज़रूरी जानकारी देगा, जिसकी शिकायत निवारण में मापदंड बनाने में काफ़ी मदद होगी। सामाजिक डिस्क्लोजर्स कर्मचारी और यात्रीगण दोनों के लिए है, जो बस कनेक्टिविटी, रोड कवरेज, कितने एरिया तक है, टिकट मूल्य क्या है, यात्रियों का भार कितना है, वास्तविक समय जानकारी, बस समय पे पहुंचती है या नहीं और बस कितनी बार खराब होती है, कामकाज में सुरक्षा, स्वच्छता, विकलांग वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और गर्भवती महिलाओं के लिए बस, शौचालय, कार्यस्थल, डिपो में कैसी सुविधाएं हैं, सुरक्षा से संबंधित प्रमुख और छोटी घटनाएं और उनके मुआवजे, कर्मचारी कल्याण नीतियां और पहल जैसी कई जानकारियां इस विभाग में दी गई है। यह सेवाओं को गुणवत्ता
इनकी बुनाई ढांचा कर्मचारियों के प्रति व्यवहार की पारदर्शिता प्रदान करता है, सुरक्षा संबंधित घटनाओं को कम करने में मदद करेगा, इसके साथ ही मानव जीवन को मूल्य देगा और कानूनी जोखिमों को कम कर सकता है। यह विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानने और उसमें सभी वर्ग के लोगों को, स्पेशली विकलांग वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ ही ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहचानने में भी मदद करेगा। और कंपनी की यह सब रणनीति कंपनी की उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। शासन अनुभाग कंपनी द्वारा प्रमुख निर्णय, नीति, निवेश और वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानकारी देगा। इसके साथ ये बताता है कि पानी और स्विच ट्रीटमेंट के लिए क्या आवश्यक प्रबंधन है। यह भर्ती और मानव संसाधन पर्याप्तता के बारे में विस्तार से जानकारी देगा, जो कंपनी की सेवा पूर्ति की क्षमता को तय करती है। ये आंतरिक ऑडिट और इन्फोर्समेंट के बारे में मुख्य जानकारी भी साझा करेगा। हम अनुमान लगाते हैं कि इन सब से कंपनी की स्थिति बदलेगी, शिकायत निवारण में सुधार होगा और कंपनी की कार्यनीति में भी सुधार आएगा। धन्यवाद। हम सभी को विस्तृत तौर पर ESG डिस्क्लोजर्स के बारे में बताने के लिए धन्यवाद प्रियंका। अब मैं आप सबका परिचय आज के मुख्य वक्ता KRVIA प्रोफेसर श्री हुसैन इंदौरवाला सर से करवाना चाहूँगी। आप आवास अधिकार, श्रम अधिकार, टिकाऊ गतिशीलता, पर्यावरण न्याय और भागीदारी योजना के लिए मुंबई में विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय हैं। आप एक एक्शन रिसर्च कलेक्टिव CSA के संस्थापक एवं नागरिक समूह आमची मुंबई आमची बेस्ट के सह संयोजक हैं। मैं सभी सदस्यों की ओर से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आपको आज अपने विचार रखने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। हाय, सबसे पहले मैं सीप और MNIT का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं बम्बई से आया हूं और बम्बई में इस तरह की मीटिंगें नहीं होती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी नया है कि एक मीटिंग में जहाँ ब्यूरोक्रेट्स, यूनियंस, सिविल सोसाइटी और एकेडमिक्स साथ में बैठ के चर्चा करें, ये नहीं होता है। वहाँ पर या तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात करते हैं, एकेडमिक्स के साथ बात करते हैं, या एक्टिविस्ट के साथ बात करते हैं, और यूनियंस के साथ बात करते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी नया है और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी बात है कि मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। मेरी हिंदी बम्बईया है, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, थोड़ी मराठी और थोड़ी कोई भाषा ही नहीं है, ऐसे भी वर्ड है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। अभी अजिताभ जी ने प्रेजेंटेशन किया और उसमें ये भी मेरे लिए काफ़ी नया है कि एक ब्यूरोक्रेट के साथ इतनी चीज़ों के बारे में मेरी एग्रीमेंट है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे व्यूज़ शायद बहुत रैडिकल रहेंगे, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग बदल गए हैं। उसी तरह से ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूज़ बहुत रैडिकल है। एक टाइम पे मेन स्ट्रीम थे, लेकिन हमारा देश बदल गया है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदल गई है, तो ये व्यूज़ अभी रैडिकल लगने लगे हैं। लेकिन काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी 60-70s के हिसाब से काफ़ी मेन स्ट्रीम है। जो अजिताभ जी ने कहा, उसमें से जो चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, वो एक ये है कि उन्होंने कहा कि रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। बस ट्रांसपोर्ट अपने आप में काफ़ी नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे हमें ऐसे सोचना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक राइट है, वो भी बराबर है। उन्होंने ये भी कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि रोड्स बढ़ाने से ट्रैफिक का कंजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, गाड़ियाँ बढ़ती है
ये बात हमें बम्बई में ब्यूरोक्रेट्स को समझाते समझाते ज़िंदगी निकल गई, लेकिन अभी तक नहीं समझे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं लॉसेस के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, डेफिसिट्स के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि लॉसेस जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज है उनकी लैंग्वेज है और वो भी एकदम बराबर है। तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत अग्रीमेंट है, कुछ चीज़ों में शायद कुछ डिसएग्रीमेंट रहेगी, वो हम देखेंगे। तो मैं एक हमारी संस्था है आमची मुंबई आमची बेस्ट, हमारी मुंबई हमारी बेस्ट। 2017 में हम लोग ने काम शुरू किया। ये इस समय आया था जब हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है अजय, उस टाइम के अजय मेहता, उन्होंने बीएसटी के रिफॉर्म्स के बारे में बात करना चालू किया था कि बीएसटी को हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए क्योंकि लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तब हम लोग सब साथ में आए थे, यूनियंस और सिविल सोसाइटी के कुछ वॉलंटियर्स वगैरह। हम लोग ने पिछले 5-6 साल में काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीजेस, स्टेटमेंट्स, रिसर्च, हमारी एक वेबसाइट है उस पर ये सब अवेलेबल है। और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आज करूँगा उसमें 3 या 4 पार्ट्स है। पहला जो पार्ट है वो जो कॉन्टेक्स्ट है मुंबई का, जिसमें बसेस का की जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना ज़रूरी है, तो पहले पार्ट में कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। दूसरे पार्ट में जो बीएसटी की जो संस्था है वो किस तरह से बदली उसके बारे में, और तीसरे पार्ट में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और फाइनली एक लास्ट थोड़ा सा जो हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है या पोजीशंस है उसके बारे में बात करूँगा, जो वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं। तो ये बीएसटी का टिकट है, ये जो ग्राफिक आप देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। आप दुनिया के कोई भी शहर देखोगे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सीरियसली लेते हैं, उसमें सोच ऐसी होती है कि ये जो ग्राफ है ये उल्टा होना चाहिए। कि यहाँ आप देख रहे हो ये 1998 में ये बॉम्बे का, जिसे हम मॉडल स्प्लिट बोलते हैं, कि लोग किस मोड में ट्रैवल करते हैं शहर में, कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, कितने लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेते हैं वगैरह। तो अगर आप देखोगे 1998 में 74% लोग बसेस और ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे में जो बीएमसी है, ये जो बीएसटी है वो बीएमसी के अंडर आती है, म्यूनिसिपल सर्विसेज में आती है, और बीएमसी एशिया के सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उनके पास 92,000 करोड़ फिक्स डिपॉजिट्स में है। उनका बजट हर साल का 25,000 करोड़ का होता है, और जो बीएसटी के जो डेफिसिट्स है जिसकी वजह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी किया वो 3,000 करोड़ का है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो 1998 में बॉम्बे में 74% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे, बस और ट्रेन। ये आज अगर आप देखोगे 2024 के आसपास 47% हो गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कोई भी शहर में, सिंगापुर, लंदन या जहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीरियसली लेते हैं वो ये सोचते, और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की पर्सपेक्टिव से पॉलिसी का डायरेक्शन होता है कि ये ग्राफ हम उल्टा करना चाहिए, लेकिन बॉम्बे में वो उस दूसरी तरफ जा रहा है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो रिसेंटली बॉम्बे में हुए हैं। एक बहुत फेमस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है जो शायद उसका कॉस्ट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 12,900 करोड़ उन्होंने जब ये ग्राफ बनाया था तब था, कुछ 1 साल पहले। अभी 14,000 करोड़ हो गया है। वो जब भी ग्राफ बनाते वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि उसका प्राइस इतना जल्दी बढ़ रहा है। लेकिन ये रोड है 10 किलोमीटर का, मतलब कि 1 किलोमीटर का 1400 करोड़ रुपए। वो जो बॉम्बे में मेट्रो सिस्टम बन रहा है उससे ज़्यादा महंगा रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट।
बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,300 करोड़, बांद्रा वर्ली सी लिंक जो बन चुका है वो 400 करोड़ में बनने वाला था, वो 1600 करोड़ में बना। और जब वो बन रहा था तब बोल रहे थे प्रोजेक्शंस, ट्रैफिक प्रोजेक्शंस उसके थे कि वो 1 लाख गाड़ियाँ हर रोज़ उस पे से जाएगी, पर आज 30,000 गाड़ियाँ जाती है। मतलब उसका दाम 4 गुना बढ़ा और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो 30%। हम लोग प्लानिंग, यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट है ये इंस्टीट्यूट में, प्लानिंग में हम लोग ये प्लानिंग फेलियर्स की बात नहीं करते। प्लानिंग फेलियर्स किसे बोलते हैं? जो चीज़ हम प्लान करते हैं उसके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं और उसके कुछ एस्टिमेट्स होते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट वो चीज़ें को मीट नहीं करता है तो उसे प्लानिंग फेलियर कहना चाहिए। उस हिसाब से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो प्लानिंग, या तो प्लानिंग फेलियर्स है या तो फेलियर्स होने वाले हैं। मेट्रो लाइन 3 30,000 करोड़ लेकिन एक प्रोजेक्ट अगर वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाया, वो है BRTS जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है बॉम्बे का, उस पर अगर बनाएंगे तो वो 3,000 करोड़ के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, इसका जो मेन इंडिकेटर है कॉस्ट पर ट्रिप पर किलोमीटर फॉर 20 ईयर्स, मतलब एक इंसान के लिए 1 किलोमीटर चलाने के लिए कितना खर्चा हुआ 20 साल में, वो अगर आप उसका मैथमेटिक्स करेंगे तो कोस्टल रोड का दाम है 22 रुपीज़ पर पर्सन पर किलोमीटर फॉर 20 ईयर्स। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, ये आपका जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है वो 10 रुपये और BRTS का 18 पैसे, जो वो प्रोजेक्ट जिन्होंने वो बनाया नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी मेट्रो से कम से कम 4 गुना सस्ता है। तो जो सबसे एफिशिएंट, सबसे इकोनॉमिकल और सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट ऑप्शंस है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अनरिलायबल ऑप्शंस है वो हम बना रहे हैं। ये एक काफ़ी लोग बोलते हैं बसेस की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है। ये आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में बहुत देखने को मिलता है, यहाँ पर पता नहीं, लेकिन बॉम्बे में तो है। लेकिन अगर आप रोड स्पेस यूटिलाइजेशन देखेंगे तो बसेस का 1.1% रोड स्पेस, 3,500 बसेस है बॉम्बे में, 1.1% रोड स्पेस, कार्स 60%, लेकिन कार्स का जो राइडरशिप है वो 11%। मतलब 60% रोड स्पेस में आप सिर्फ 11% ट्रिप्स कर रहे हो और 1.1% रोड स्पेस में आप कम से कम 20% ट्रिप्स कर रहे हो। तो उसमें आप फ़र्क देखिए। ये डेटा थोड़ा आउटडेटेड है लेकिन तो भी काफ़ी इंसाइटफुल है। अभी वो लेटेस्ट डेटा उमटा ने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन 2010 और 2014 के बीच में प्राइवेट व्हीकल 6.4% बढ़ी थी बॉम्बे में, लेकिन उसका जो एनुअल फ्यूल कंजम्पशन है वो 12.4% से बढ़ा। तो फ्यूल कंजम्पशन और प्राइवेट कार्स का इंक्रीज़ लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल होता है। एक पॉइंट पे बॉम्बे में 2014 में 1.35 मिलियन कार्स थे, आज 2 मिलियन कार्स हैं। काफ़ी लोग जब बसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बसेस की बात करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक बस आना चाहिए, सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। वो 2 मिलियन कार्स का क्या करेंगे? 3,500 बसेस को हम इलेक्ट्रिक कर लेंगे, लेकिन उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? और इलेक्ट्रिफिकेशन से भी हम सिर्फ पोल्यूशन डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बस का पॉलिसी है ये भी थोड़ा सोचना ज़रूरी है कि इसमें ये जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ सुपरफिशियल है कि वो सही में उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स है। अगर हम फ्यूल कॉस्ट, सिर्फ फ्यूल कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में, तो जो बॉम्बे का रेलवे सिस्टम है उसमें पर किलोमीटर पर पर्सन फ्यूल कॉस्ट 25 पैसे, लेकिन 4 व्हीलर्स का 5 रुपीज़ 50 पैसे। इसका मतलब कि, और फ्यूल कॉस्ट मतलब ट्रांसलेट्स टू एमिशंस। तो इसका मतलब ये है कि बस और ट्रेन्स
आर नॉट, अगर आप सिर्फ मॉडल शेयर शहर का कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करोगे तो जितना आप इम्पैक्ट करोगे क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से, वो इलेक्ट्रिक बसेस से कहीं ज़्यादा है। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोगों को प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाए, उसका जो गेन्स है वो कहीं ज़्यादा होगा सिर्फ बसेस को इलेक्ट्रिक बनाने से। सिंगापुर के लोग बहुत बात करते हैं। सिंगापुर में अगर आप देखोगे तो कार डिपेंडेंसी, सिंगापुर गवर्नमेंट का पॉलिसी है कार डिपेंडेंसी एकदम रिस्ट्रिक्ट करना, और उनका जो भी रेवेन्यू आता है कार ऑटोमोबाइल रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से, वो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लोग लगाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि ओपन मार्केट वैल्यू अगर कोई भी एक कार का देखोगे सिंगापुर डॉलर्स में 18,600 है, तो वो जब कंज्यूमर बाय करता है तो उसका 1,16,000 सिंगापुर डॉलर्स वो प्राइस देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनके पास एक लाइसेंसिंग का ऑक्शन होता है। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है, वो भी ऑक्शन में। तो वो सिंगापुर गवर्नमेंट जो कार्स है वो 10,000 कार्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ सकती। लेकिन वो मार्केट फ्रेंडली भी है। क्यों? क्योंकि वो हर 10 साल में गाड़ियाँ स्क्रैप करती है। तो नई गाड़ियाँ आती है लेकिन ऑन रोड्स गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्ट होती है। तो ये जो उनका मॉडल है वो मार्केट फ्रेंडली है, लेकिन वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। हम लोग सब शहरों में इंडिया में अभी मेट्रो सिस्टम्स ला रहे हैं। कई शहरों में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो भी मेट्रोज आ रही है। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है, उसमें ये जो कोरिलेशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग, उसमें दिखने को मिलता है कि जहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर ज़्यादा है वहाँ पर आप देखोगे कि साइकिलिंग और वॉकिंग प्रमोट होता है। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर कम है वहाँ साइकिलिंग और वॉकिंग इतना प्रमोट नहीं होता है। जैसे बॉम्बे में देखोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर काफ़ी ज़्यादा था, अभी घट रहा है, लेकिन आप साइकिलिंग और वॉकिंग 11% है। दिल्ली बसेस 40%, 18% है। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो हमें देखने को नोट करना चाहिए कि इंडियन सिटीज़ में लोग ज़्यादा करके शॉर्ट ट्रिप्स लेते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स नहीं लेते, क्योंकि स्पेशली अर्बन पुअर जो लाइवलीहुड एरियाज है उससे पास में रहते हैं, बस्तियों में जहाँ पर काम करते हैं उससे काफ़ी प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस में रहते हैं। तो उसकी वजह से साइकिलिंग और वॉकिंग प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इस सिचुएशन में मेट्रोज क्यों इतने प्रमोट हो रहे हैं, तो ये एक सवाल है, हमें उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। वाई आर मेट्रो सिस्टम सस्टेनेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेट्रो सिस्टम्स क्या सस्टेनेबल है या नहीं? अगर इंडिया का जो मेट्रो सिस्टम्स है उसका अगर आप डेटा देखोगे तो मेट्रो सिस्टम्स में राइडरशिप कहाँ से आती है? मेट्रोज जो प्रमोट करते हैं वो बोलते हैं कि लोग कार्स छोड़ के मेट्रोज में आएंगे, लेकिन एक्चुअली बहुत कम लोग गाड़ियाँ छोड़ के मेट्रो में आते हैं। ज़्यादा करके लोग बसेस और टू व्हीलर्स छोड़ के मेट्रो में आते हैं। दूसरी बात है कि ये मेट्रो पैसेंजर्स आर यूजुअली कैप्चर्ड फ्रॉम बसेस एंड टू व्हीलर्स, नॉट फ्रॉम कार्स। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना है तो उसका सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है कि आप रोड स्पेस कम करिए और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंसिव बनाएं, तो ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगे। सिर्फ मेट्रो बनाने से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आए। और इसका एक रीज़न भी है, जब मेट्रोज वेस्टर्न कंट्रीज़ में बने थे तब एक पर्टिकुलर पीरियड में बने थे, 60s 70s, उस पीरियड में 50s 60s 70s में। उस समय गाड़ियाँ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, एसी नहीं थे, म्यूज़िक सिस्टम्स नहीं थे, तो मेट्रोज ज़्यादा कंफर्टेबल थे 4 व्हीलर्स। और बहुत सारे ये मेट्रोज अंडरग्राउंड बनाए थे, जिसकी वजह से जो
एरियाज़ शहर में कनेक्टेड नहीं थे वो कनेक्ट होने लगे। हमारे यहाँ जो मेट्रोज बन रहे हैं वो ओवरग्राउंड बन रहे हैं और बहुत सारे आर्टीरियल रोड्स के ऊपर बन रहे हैं, और अभी गाड़ियाँ मेट्रो से ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती है, आपको चल के मेट्रो स्टेशन तक नहीं जाना पड़ता है, गाड़ी निकल गए। तो उसकी वजह से लोग गाड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं मेट्रो के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें स्टेशन डेंसिटी। अगर आप लंदन चले जाए, पेरिस चले जाए, न्यूयॉर्क भी चले जाए, तो कोई भी मेट्रो स्टेशन आप पैदल 2 या 3 मेट्रो स्टेशन पैदल चल के जा सकते हैं अगर आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। बॉम्बे में मेट्रो सिस्टम बना रहे हैं, उसका जो स्टेशन डेंसिटी है वो 1 स्टेशन पर 1.3 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन अगर आप मैनहट्टन का देखेंगे तो 1 स्टेशन पर 0.71 और पेरिस का 1 स्टेशन पर 0.3 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब आप कोई 3 स्टेशन पैदल चल के जा सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में वो इतना कनेक्टिविटी नहीं आएगा। इसके बावजूद कि वो बॉम्बे का जो मेट्रो लाइन 3 है वो अंडरग्राउंड है, वो एक ही लाइन है जो अंडरग्राउंड है, बाकी सब ओवरग्राउंड। तो फिर मेट्रोज हम क्यों बना रहे हैं? उसका रीज़न ये है, अगर आप मेट्रो का जो लार्जर फाइनेंशियल सिस्टम देखेंगे तो मेट्रोज बनते कहाँ है? मेनली वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। और ये जैसे जापान में जो बॉम्बे के मेट्रोज जो बन रहे हैं वो जाइका जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, और जापानीज़ गवर्नमेंट वो प्रमोट करने के लिए एकदम अट्रैक्टिव लोन्स दे रही है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो उनके ही टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल स्कीम्स दे रही है लो इनकम कंट्रीज़। तो ये लो इनकम कंट्रीज़ उसे बाय कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रोज़ के मार्केट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग वो मेट्रो टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं। और बॉम्बे जैसे शहर में तो एटलीस्ट उसका आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन नासिक में मेट्रो बना रहे हैं। बहुत सारे जो हम मिलियन प्लस सिटीज़ है और उससे छोटे सिटीज़ है उसमें मेट्रोज़ बना रहे हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी एक बार कहा था कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग सिस्टम है वो सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं। सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसे प्रमोट करने के लिए स्कीम्स निकालते हैं। जैसे बॉम्बे में अभी स्कीम निकाला है कि आपको फ्री मेट्रो कार्ड मिलेगा, आपको कुछ ट्रिप्स का सब्सिडीज़ मिलेगा। अगर आप मेट्रोज़ यूज़ करेंगे तो कुछ मेट्रोज़ प्रमोट करने के लिए उन्होंने BST को फीडर सर्विस बना दिया है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अभी उसमें राइडरशिप कैसे लाए? तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप पहले डिमांड असेस करोगे कि लोगों का अफोर्डेबिलिटी क्या है, किस मोड का प्रेफरेबिलिटी है। जैसे बॉम्बे में सबअर्बन रेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वर्ल्ड बैंक उसके लिए एक टर्म यूज़ करती है, सुपर डेंस क्रश लोड। इतने लोग हैं कि उसे सुपर डेंस क्रश लोड बोलते हैं। लेकिन सबअर्बन रेलवे में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इम्प्रूवमेंट करने के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेट्रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा, आई थिंक 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसमें से ही समझता है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन नहीं। अभी ये कॉन्टेक्स्ट है। अभी हम BST पे आते हैं। तो BST एक प्राइवेट कंपनी थी जब वो एस्टैब्लिश हुई थी 1890s में। तो उस समय ट्रैम्स भी चलती थी, तो ट्रैम बेस था, उसके लिए ट्रैम बेस है। अभी उसे स्टेट ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो 1947 में BST को म्यूनिसिपलाइज किया गया, मतलब एक प्राइवेट कंपनी को स्टेट ने अक्वायर किया और वो पूरी तरह से एक म्यूनिसिपल एंटिटी बन गई। वर्ल्ड बैंक ने 1970s में BST के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे और कहा कि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की इसलिए ज़रूरत है कि BST, वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का रिंग फेंस्ड
सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब कि ट्रांसपोर्ट का जो आप टिकट्स बेचते हैं उसी से ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए। इलेक्ट्रिक का आप जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से इलेक्ट्रिसिटी चलनी चाहिए। बीएसटी का मॉडल कैसा था? बीएसटी का मॉडल जिसे हम क्रॉस यूटिलिटी सब्सिडी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सरप्लसेस है उससे ट्रांसपोर्ट डिवीज़न जो डेफिसिट में चलती थी उसके बुक्स बैलेंस होते थे। तो ये अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें ये जो बॉटम रो है, जो ब्रैकेट नंबर्स है वो डेफिसिट्स है, और जो पॉजिटिव अपना विदाउट ब्रैकेट नंबर्स है वो सरप्लसेस है। तो कुछ साल डेफिसिट, कुछ साल सरप्लस, तो बीएसटी के बुक्स बैलेंस होते थे। तो ये क्रॉस यूटिलिटी सब्सिडी हो गया। ये जब वर्ल्ड बैंक ने 70s में एडवाइस दिया था कि आप इसे रिंग फेंस कीजिए, टिकट प्राइसेस बढ़ाइए, तो बीएसटी ने उसको इग्नोर कर दिया। बीएसटी ने कहा कि ये वायबल नहीं है बॉम्बे के लिए। लेकिन 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करने के लिए जो रिफॉर्म्स हुए उसमें इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट को सेपरेट कर दिया बीएसटी ने। इसका मतलब ये है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी के सरप्लसेस आप ट्रांसपोर्ट में नहीं डाल सकते, तो ट्रांसपोर्ट के डेफिसिट्स बढ़ने चालू हो गए। ये जो टेबल है वो है 1990 से 2017 तक बीएसटी का क्या सिचुएशन है। इसमें नंबर ऑफ बसेस जो थे सबसे ज़्यादा 2010 और 11 में थे। ये भी इंक्रीज हुआ, वो क्यों हुआ? जब उस समय JNNURM आया था 2009 में, तब वो पॉलिसी के अंदर उन्होंने सडनली बसेस खरीद लिए। लेकिन ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि बीएसटी का पार्किंग कैपेसिटी बॉम्बे सिटी में 4000 बसेस है। उन्होंने पार्किंग कैपेसिटी से ज़्यादा बसेस खरीद लिए क्योंकि स्कीम आया, इसीलिए बसेस का एक्सपेंशन कर दिया। वो एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया बीएसटी के लिए। लेकिन 2000 के पहले 3400 के आसपास बसेस थी, और एक्चुअली 4000 बसेस का कैपेसिटी है बीएसटी का। लेकिन उस समय से देखो ग्रेजुअली बसेस डिक्लाइन हो रही है। ये जब अजय मेहता आए थे 2016-17 में, तो उन्होंने टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए, तो प्राइस पर ट्रिप भी बढ़ गया, और जब प्राइस पर ट्रिप बढ़ गया तो राइडरशिप डिक्लाइन होने लगा। उसकी वजह से लॉसेस जो डेफिसिट्स है वो भी बढ़ने लगे। अगर लेटेस्ट डेटा है 2023 फरवरी का, उसमें अगर आप देखोगे तो किलोमीटर्स पर बस ट्रैवल्ड इज़ द लोएस्ट एवर इन बीएसटी हिस्ट्री इन बॉम्बे। ये 162 सिर्फ 2010 में था जब बसेस सबसे ज़्यादा थी। उस समय बसेस सबसे ज़्यादा थी और ट्रिप डिस्टेंस सबसे कम था। आज बसेस सबसे कम है और ट्रिप डिस्टेंस कम है। उसका मतलब जो सर्विस कवरेज है बीएसटी का वो घट गया है। 2017 से प्राइवेटाइजेशन, या जिसे बीएसटी वेट लीजिंग कहती है, उसका मतलब ये है कि वो बसेस को कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है कुछ रूट्स चलाने के लिए। इसके पहले बीएसटी पूरी तरह से पब्लिकली ओन्ड और ऑपरेटेड यूटिलिटी थी। बीएसटी एक ऐसी यूटिलिटी थी इंडिया में जो एक दूसरे शहरों के लिए मॉडल थी, मॉडल सर्विस। लेकिन 4 या 5 साल में ये जो वेट लीजिंग का पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीएसटी को नुकसान हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 6 महीनों में 3 या 4 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो ये वेट लीज की बसेस है, उनमें आग लग गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बसेस जो उन्होंने लाई थी वो छोटी बसेस लाई थी। क्यों? मेट्रो को फीडर करने के लिए। तो अजिताभ जी ने कहा कि मेट्रो ने फेयर्स देने चाहिए क्योंकि कम्यूटर्स आ रहे हैं मेट्रो में। यहाँ पर उल्टा है, बीएसटी कॉन्ट्रैक्टर्स को सब्सिडाइज कर रही है ताकि वो मेट्रोज़ में फीडर सर्विस आ सके, और वो मेट्रोज़ प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गए मेट्रोज़ को चलाने के लिए, ना कि मेट्रो प्रमोट करने के लिए आप एक्सपेंडिचर करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें। तो ये भी एक
तरीका है प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कि आप पब्लिक रेवेन्यूज़ यूज़ करें प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करने के लिए। एसी बसेस आई थी बॉम्बे में, तो छोटी एसी बसेस थी। एसी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो लोग कहने लगे कि यार एसी बसेस में ज़्यादा गर्मी है बाहर से। तो बीच में अभी बीएसटी ने एक सर्कुलर निकाला कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करे कि बहुत गर्मी हो रही है एसी बस में, तो आप दरवाज़ा खोल दीजिए। ये बीएसटी ने सर्कुलर निकाला, वो प्रेस में आया था, तो उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ मैनेजमेंट का। हमने आमची मुंबई आमची बेस्ट ने एक स्टडी सर्वे किया वर्कर्स और कम्यूटर्स के साथ, 100 वर्कर्स और 35 कम्यूटर्स के साथ, और उसमें वेट लीजिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। काफ़ी सारे स्ट्राइक्स बढ़ गए हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज़ है उनको जो बीएसटी के एम्प्लॉयज़ है उससे कम सैलरी मिलता है, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलता है, और जो फैसिलिटीज़ है जो बीएसटी के एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो भी नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारा लेबर अनरेस्ट बढ़ गया, उसकी वजह से सर्विसेज डिसरप्ट हो गए। तो वेट लीजिंग की वजह से जितना सर्विस डिसरप्शन हुआ है वो आज तक बीएसटी में कभी नहीं हुआ था। तो हम लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं पब्लिक, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब बनता है हमारे शहरों में तो उसे बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक के काफ़ी सारे मीनिंग्स है। कुछ लोग बोलते, अगर जब पब्लिक बोलते हैं तो वो बोलते हैं सरकारी, कुछ लोग जब पब्लिक बोलते हैं वो बोलते हैं सार्वजनिक, कुछ लोग जब पब्लिक बोलते हैं तो वो बोलते हैं पॉपुलर या आम, सामान्य। तो ये जो मीनिंग्स है ये वर्ड के, ये भी थोड़ा उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस नोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीएसटी का जो प्राइवेटाइजेशन है, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं पूछूंगा आपको कि मेट्रोज़, क्या हम मेट्रोज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं? जिस तरह से मेट्रोज़ बन रही है, क्या हम उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं? मेट्रोज़ एक्चुअली, अगर हम एक्यूरेटली बात करें, एटलीस्ट बॉम्बे का एक्सपीरियंस लेके, तो वो मास ट्रांजिट है, पब्लिक ट्रांजिट नहीं। क्योंकि अगर आपका ओनर, अगर आपका ऑपरेटर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज हो गया, इट इज़ नॉट अ पब्लिक सर्विस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी कॉल्ड मास ट्रांजिट। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये टर्म्स में, ये थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी डिस्कोर्स कंफ्यूज हो जाता है। तो बीएसटी का प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हो रहा है? हम प्राइवेटाइजेशन का बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ, पूरा का पूरा एयरलाइन एक कंपनी को दे दिया, टाटा को दे दिया। पर ये बसेस का प्राइवेटाइजेशन इस तरह से नहीं हो रहा है। एक्चुअली बस सिस्टम को प्रॉफिटेबली चलाना इम्पॉसिबल, स्पेशली लो इनकम कॉन्टेक्स्ट में आप बस सिस्टम्स को प्रॉफिटेबली नहीं चला सकते। कोई भी बस ट्रांजिट सिस्टम देखो कहीं पर भी दुनिया में, वो फॉर प्रॉफिट नहीं चलता है, वो सब्सिडाइज सर्विस ही चलता है। तो वो प्राइवेटाइजेशन किस तरह से होता है? वो प्राइवेटाइजेशन होता है अगर आप कुछ एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिटेबली वो रूट चला सके, वो सर्विसेज दे सके। अगर हम लोग मार्केट्स की बात करते हैं तो बेसिक रूल क्या है कैपिटलिज्म का? क्या एफिशिएंसी किस तरह से आती है? मार्केट कंपटीशन से आती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन में कंपटीशन कहाँ है? आप बॉम्बे में अगर पार्किंग एरिया खरीदनी है तो आपको रियल एस्टेट के प्राइसेस देने पड़ेंगे। कोई भी कंपनी ज़मीन खरीद के शहर में पार्किंग करके क्या प्रॉफिटेबली बस सर्विस चला सकती है? इम्पॉसिबल है। तो बीएसटी के जो ज़मीन है वो 1 रुपया पर पार्किंग स्लॉट में देती है। बीएसटी उनको पर किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट देती है और फिर वो फॉर प्रॉफिट चला रहे हैं। तो वो मार्केट कंपटीशन थोड़ी हुआ। तो अगर आपको मार्केट रूल से बस सिस्टम चलानी है तो चलाइए, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप पब्लिक सब्सिडी प्राइवेट कंपनीज़ को किस लिए दे रहे हैं? तो वो बिल्कुल ही मतलब आपने तो पूरा बिस्तर तैयार करके दे दिया, अभी आप आके जरा सो जाओ उसके ऊपर। तो ये दिस इज़ नॉट एफिशिएंसी। सो इट इज़
वो मार्केट रूल्स के हिसाब से भी नहीं चल रहा है और एसेंशियल सर्विस के हिसाब से भी नहीं चल रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का मोटिवेशन क्या है? पहला तो मोटिवेशन ये है कि प्रॉफिट्स विदाउट मार्केट्स। दूसरा मोटिवेशन है कि यूनियंस के साथ कैसे डील करना। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कर दो तो ड्राइवर्स तो कॉन्ट्रैक्टर के हैं, तो यूनियंस नहीं रहेंगे, वर्कफोर्स डाउनसाइज हो जाएगा, बीएसटी का वर्कफोर्स डाउनसाइज हो जाएगा, तो बीएसटी के जो लैंड है जहाँ पर अभी बीएसटी के सोसाइटीज़ वगैरह है, अकोमोडेशन है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वो खुल जाएंगे प्राइवेट अपना मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसकी वजह से बीएसटी के मैनेजमेंट ने अभी कुछ कंसल्टेंट्स हायर किए हैं लैंड मोनेटाइजेशन करने के लिए, कि हम लोग ज़मीन बेच के रेवेन्यू मॉडल किस तरह से क्रिएट करें। अगर आप पब्लिक एसेट्स बेच रहे हो, पब्लिक एसेट से आप एक अगर प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पब्लिक एसेट्स पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो प्राइवेट कंपनी को, तो दैट इज़ एक्चुअली अ बैड बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। स्टेट सेग्रीगेटेड क्लास सेग्रीगेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बॉम्बे में क्लियर क्लास सेग्रीगेशन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। 4 व्हीलर्स 10% लोग 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं, उनके लिए फ्रीवेज बन रहे हैं, उनके लिए सीलिंग्स बन रहे हैं। उसके बाद मेट्रोज बन रहे हैं प्रोफेशनल क्लासेस के लिए, जो वर्किंग पीपल के लिए अनअफोर्डेबल है पूरी तरह से। आज भी बॉम्बे में अगर मेट्रो और रेलवे वो एक ही डायरेक्शन में चलती है तो लोग ज़्यादा करके लोग रेलवे लेते हैं, मेट्रो नहीं लेते। मेट्रो का पर किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए 40 रुपीज़, पर किलोमीटर 4 रुपीज़ का फेयर है। रेलवेज़ का 50 पैसे। और फाइनली इंटर यूटिलिटी राइवलरी, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेट्रो अगर रहेगी, अगर मेट्रो बना रहे हैं और लोग ज़्यादा बस में चल रहे हैं तो मेट्रो में राइडरशिप नहीं आएगी। तो हम बसेस को फीडर सर्विस में कन्वर्ट कर देंगे, तो बस यूज़र्स जो है उनको और कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो मेट्रो में आ जाए। तो ये क्योंकि बॉम्बे में जो मेट्रोज बना रही है वो MMRDA और MMRCL बना रही है, बसेस चलाती है BMC। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी भी होती है और इंटर सेक्टोरल राइवलरी भी होती है, जो अगर आपका राइडरशिप पूरी तरह से राइडरशिप अभी बसेस में लॉक्ड है तो आप बस सिस्टम को डिसमेंटल कीजिए, राइडरशिप आपको मिल जाएगा। ये मेट्रो के रूट्स है बॉम्बे में, और ये जो रेड लाइंस दिख रही है वो सब डिसकंटिन्यूड रूट्स है BST के। BST ने बहुत सारे रूट्स डिसकंटिन्यू किए और उस मेट्रोज और जो डिसकंटिन्यूड रूट्स है उसमें काफ़ी सारा कोरिलेशन है। तो वो क्लियर है कि मेट्रोज को प्रमोट करने के लिए बसेस को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड, लास्ट स्लाइड। ये अजिताभ जी ने भी कहा कि अफोर्डेबल रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ बेसिक राइट, वी शुड प्रमोट इट एज अ बेसिक राइट, वी शुड फाइट फॉर इट एज अ बेसिक एसेंशियल subsidized public service. Public transport must be universally accessible. We must ensure city-wide coverage and healthy frequency. Improving modal share of public transport is environmentally sustainable. Ensure at least one bus per 1,000 to 2,000 population. आपके benchmarks में मैंने 10 to 15, yeah, so which is correct, which is actually a good benchmark, yeah. Encouraging a behavioral shift from public to private transport. Reduce road space for cars by introducing bus corridors. जयपुर में बस कॉरिडोर्स थे? है? हाँ। But you can still make bus priority lanes to promote your bus system. नो, बस प्रायोरिटी लेन्स का फ़ायदा ये है कि आप 4 व्हीलर्स के लिए रोड्स कम कर रहे हो, और गाड़ी में जो जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार ये बस लेन इतनी जल्दी चल रही है तो हम गाड़ी में क्यों सड़ रहे हैं, तो वो लोग भी बस में जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ पब्लिक गुड एंड एन एसेंशियल सर्विस. कीप पब्लिक लैंड इन पब्लिक हैंड्स. इंट्रोड्यूस पार्किंग चार्जेस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं.
कि जब हम प्राइवेट कार्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पार्किंग, ऑन रोड पार्किंग, रोड्स पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर आप अपना गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी पार्क करते हो फॉर फ्री, तो ये मतलब 4 व्हीलर एक राइट हो गया। किसी के पास 4 व्हीलर चलाने का राइट नहीं है, तो ये फ्री बेनिफिट क्यों मिल रहा है 4 व्हीलर्स को? तो अगर ऑन रोड पार्किंग होता है तो उसका पार्किंग चार्ज होना चाहिए, और बहुत स्ट्रिंजेंट पार्किंग चार्ज होना चाहिए, जिससे पब्लिक रेवेन्यू क्रिएट हो, और वो पब्लिक रेवेन्यू हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट में जाना चाहिए। ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये सोशल और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ही बेनिफिशियल नहीं है। हम काफ़ी बार ऐसी बात करते हैं कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिकली ये चलता है, पर हमें थोड़ा गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, हमें थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। कोई भी, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट कमर्शियल सिटी इन इंडिया। बॉम्बे का कमर्शियल सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सब्सिडाइज रेलवे सिस्टम। वर्कर्स कहाँ कहाँ से लो कॉस्ट में काम पे पहुँच सकते हैं, इसकी वजह से बॉम्बे में बॉम्बे का इकोनॉमिक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इतना है। अगर वो सर्विस नहीं अफोर्डेबल रहेगी तो एम्प्लॉयर्स को वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि लोग ट्रैवल कर सकें। तो इकोनॉमिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क्स, नॉट ओनली एनवायरमेंटली एंड सोशली, और हमें उसका इकोनॉमिक केस भी बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ एनवायरमेंटल और सोशल। ये बोल के मैं मेरी बात एंड करूँ। थैंक यू। आपने अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा हमें ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जा सकता है उस बारे में बताया। बेस्ट के सफ़र में क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या परिवर्तन आए उस बारे में बताया। अंततः अब मैं JCTSL चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर भव्यता मैम को मंच पर क्लोजिंग रिमार्क्स देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्ते आप सभी को। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने JCTSL के लिए समय निकाला और इस आयोजन और उपलब्धि को स्वर्णिम बनाने के लिए यहाँ पे आप पधारें। JCTSL initiative is the first of its kind in the sphere of public transport। हम ये चाहते हैं कि JCTSL का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक उदाहरण बने, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का वो लोग फॉलो करते हैं, उसी तरह से JCTSL की ESG पॉलिसी को दूसरी कंपनीज भी फॉलो करने लगेंगी। The JCTSL ESG framework is not a box checking exercise. It does not mean to simply look good on the paper, but हम ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे कि जयपुर के शहर और हर व्यक्ति को, आने वाले हर टूरिस्ट को उसका महसूस होने लगेगा चेंज। And we will move mountains, shift oceans dry and shift stakes to make it happen. There are so many people I wish to thank you for today. I would begin with thanking Jyotirmay sir for setting up the tone of this wonderful event. Sir, your insights have helped us to understand how to get the things done for the first time. I would like to thank Indoriwala sir. Many has said that you know the public bus system like the back of your hand. Today I have learned why. Our learning from your knowledge has not ended today. It has begun. I am able to write down critical information that will come in handy when we deal with the challenges on the fly. When I thank Mr. Grover and his team from SEEP, I must point out how instrumental they have been crafting and shaping the ESG policy, especially Priyanka, Nikita and his team. Last not the least, as I reflect on the past few months, I feel proud and pride because Shri Ajitab Sharma sir, the chairman and managing director of JCTSL, thought that I had what it takes to be a chief sustainability officer. Sir, you had given me an opportunity, big opportunity, and rest assured I will leave no stone unturned to make your vision for sustainable future public transportation system for the Jaipur city. Thank you once again, sir, for putting your trust in me. It means a lot to me.
I would like to close by saying that the best things happen to people working for a greater good. We are working to make JCTSL our leader in sustainable and equitable public transportation. I am confident, and together we can achieve this goal and make a positive impact on the world. Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम. माफ़ कीजिएगा, एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम क्वेश्चन Q&A सेशन मिस कर गए. आई वुड रिक्वेस्ट हुसैन सर, अजिताभ जी एंड सिमरन जी टू प्लीज़ बी ऑन द डायस सो दैट अगर आपके पास कुछ सवाल हैं या कुछ प्रतिक्रिया हैं तो आप. ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत लिमिटेड सी चीज़ है किसी शहर के अर्बन प्लानिंग के बारे में. तो बेसिकली द राइट वर्ड इज़ मोबिलिटी. मोबिलिटी जो सही वर्ड है, और उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महुआ, जो मैं बार बार कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो महुआ के भी निर्देश हैं कि प्रत्येक शहर देश का हर 5 वर्ष में एक CMP का निर्माण करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान. तो वो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान मतलब शायद आपको अभी पता नहीं है किसी वजह से, बट उसको हम पब्लिक डोमेन में जल्दी लेकर के आएंगे. वो जयपुर शहर के लिए हमने तैयार कर लिया है, और वो L&T एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, आपको उसके बारे में पता होगा, उसने तैयार किया और उसमें लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है. वो JDA के माध्यम से तैयार हुआ है. और जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है उसमें ये सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं. वो शुरुआत ही करता है वॉकेबिलिटी से. मैंने जान के वॉकेबल नहीं बोला जब मैंने ये कहा ना कि रिलायबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये शुरू होता है वॉकेबल से कि आपका वॉकेबल होना चाहिए. तो उस CMP में जब आप देखेंगे तो पूरा एक डिटेल्ड सर्वे होकर के ये काम चालू हुआ था. पहले मैंने नहीं कराया है, बट इसको हमने पुश करके इसको कंप्लीट कराया है. ये काम शुरू हुआ था लगभग 2018 में, और इसमें कई तरह के सर्वे हुए हैं, केवल ट्रैफिक सर्वेज ही नहीं. तो उसमें ये चीज़ भी इंगित है जो आप कह रहे हैं कि पूरे जयपुर शहर का जो रोड नेटवर्क है उसमें कितना % है जो फुटपाथ जिसमें उपलब्ध है, क्योंकि अल्टीमेटली, और वो उपलब्ध और कितना होना चाहिए. तो ये भी एक इंजीनियरिंग का पार्ट है. मैं खुद क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ी भी है, इसलिए मैं थोड़ा आपको उस एंगल से समझा सकता हूँ कि जो मॉडल स्प्लिट की आपने बात की, उस मॉडल स्प्लिट का भी पूरा ब्रेकअप होता है. कि जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था कि 2 व्हीलर्स कई जगह इतने क्यों बढ़ जाते हैं. 2 व्हीलर्स इसलिए बढ़ जाते हैं कि जो 2 व्हीलर होता है वो एक दिन में एक परिवार के लिए लगभग 5 से 6 ट्रिप्स को पूरी करता है, बट जो कार होती है वो मैक्सिमम 2 ट्रिप को पूरा करती है. और दूसरा एक एस्पेक्ट है जो PCU वर्ड है, जो पैसेंजर कार यूनिट, कि एक कार कितनी जगह घेरती है और एक बस कितनी जगह घेरती है, उसका ही आकलन है. तो आपको अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेगा. तो अल्टीमेटली पूरा गेम अर्बन मोबिलिटी का ये है कि जो टोटल ट्रिप जनरेट हो रही हैं, ट्रिप रीज़न से जनरेट होती है. ट्रिप जनरेशन जो इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज नीड टू ट्रैवल इज़ ए डिराइव डिमांड. मतलब ट्रांसपोर्ट आदमी कहीं एक जगह से दूसरी जगह बिना मतलब के नहीं जाता है, वो किसी मतलब के लिए जाता है. तो उससे जो पूरी ट्रिप जनरेट है वो आप कैसे मॉडल स्प्लिट में ले जाओगे, उसमें फुटपाथ का रोल कितना होना चाहिए, ये असेसमेंट है उस रिपोर्ट में. और उस रिपोर्ट में ये भी असेसमेंट है कि ये आने वाले 5 साल में, तो अगर सपोज यू माने, मोटा मोटा मेरे को फिगर ध्यान नहीं, कि आज की डेट में केवल 35% रोड पे फुटपाथ है, और ये होना चाहिए मिनिमम 65% पे, मतलब मापदंड के हिसाब से. तो इसको 5 साल में आप कैसे पहुंचाएंगे, और ये पहुंचाने के लिए आपको कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे हर साल नगर निगम को, JDA को. कौन से आप एरियाज़ को प्रायोरिटी पे लेंगे, ऐसी एरियाज़ को आप प्रायोरिटी पे लेंगे जहाँ पे ट्रिप्स ज़्यादा हैं. भाई आप आज फुटपाथ बनाते चले जाइए C स्कीम में, तो शायद उतना लाभ नहीं होगा आपको इन्वेस्टमेंट का. बट आप उसको अगर बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ में, या कोई हार्डकोर जयपुर के एरिया में जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, कमर्शियल एरिया है, वहाँ आप बनाओगे, इस फुटपाथ का निर्माण करने में पैसे लगाओगे, तो आप ज़्यादा ट्रिप्स को कैप्चर करोगे आप. ये सारी एक्सरसाइज कर ली है अपन ने. बट तो आइडिया जो अब जैसे TOD का कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि आप कहीं भी जाने के लिए आपको विदिन 1 किलोमीटर कोई ना कोई साधन मिल जाना चाहिए. आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए. उसके पास किसी न किसी प्रकार का आपको साधन ट्रांसपोर्ट का मिल जाना चाहिए, चाहे मेट्रो मिले, बस मिले, इलेक्ट्रिक रिक्शा मिले, या आपको ओला उबर मिले अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो वो है परिकल्पना, और
उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ज़ीरो काम हो रहा, उसके ऊपर काम हो भी रहा है, बट हाँ निश्चित रूप से उसको और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और ये आप स्टैटिस्टिक्स आप मेरे पास लेकर के आओ, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि आपको 70% से ज़्यादा ई रिक्शा खाली दिखेंगे, 70% से ज़्यादा। कारण है उसका कोई कारण है, उसका कारण है वो दूसरी चीज़ें छोड़िए, लो कॉस्ट है, सेफ़ नहीं है, बट उनकी जो इलेक्ट्रिक बेसिकली उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, काफ़ी ई रिक्शा, मतलब मैंने तो खुद ने केस बनाया जब मैं एनर्जी डिपार्टमेंट में था, वो जो पावर थेफ्ट करके उनकी चार्जिंग हो रही है। तो इट इज़, अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट से जाएंगे तो वो काफ़ी मतलब ज़ीरो कॉस्ट पड़ रहा है एक तरीके से कई लोगों को चलाने में, इसलिए उनकी संख्या इतनी तादाद हो गई है। तो उन ई रिक्शाज़ की एक्चुअल ऑक्यूपेंसी अगर आप देखेंगे बहुत कम है, खाली ई रिक्शा चलते हुए आपको बहुत अधिक दिखते हैं। बट हाँ निश्चित रूप से जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा एक बहुत ही बड़ी सुविधा है उस क्षेत्र में, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जो मैं पिछली जो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग थी, मैंने उसमें भी बहुत ज़ोर से इस इशू को उठाया था कि जो ये ई रिक्शाज़ इतनी बड़ी संख्या में जो खाली पार्क हुए रहते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, ना कि समाधान होने का। तो उसको कैसे थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में, उसमें मैं नहीं था, बट उसके अंदर मैंने पेपर में पढ़ा था, उसके अंदर कुछ निर्णय कर दिया गया है कि उनका अलग अलग कलर होगा और उनका जो नंबर है अलग अलग जगह पे फिक्सअप कर दिया जाएगा। बट पैरा ट्रांजिट अगेन जो ये कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, इसको या तो आप पैरा ट्रांसमिट या IPT कहते हैं, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ IPT, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसका एक एसेंशियल रोल है पूरे हिंदुस्तान के सभी शहरों के अर्बन ट्रांसपोर्ट में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये आप बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बट उसको आपको मैं थोड़ा सा, जो आपने बात कही थी उससे इसलिए कई बार हल्का सा असहमत हो जाता हूँ कि जो फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाली बात है, क्योंकि उसमें क्या है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी सॉल्यूशंस हैं, ये कई बार अपने को देना पड़ेगा। मतलब इट इज़ लाइक कि आप बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या पता उसका जीवन अच्छा हो जाए, बट अगर आप उसको छोड़ दो, तेरे को पढ़ना है तो मत पढ़, तो क्या होगा उसका अपने को नहीं पता। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर इंटरमोडल कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, और IPT ये ई रिक्शा भी उसी का पार्ट है, तो अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो मतलब सिनर्जी क्रिएट होके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि जब वॉकिंग और साइकिलिंग का बात होता है तो काफ़ी बार ये इशू आता है कि हॉकर्स ने पेवमेंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, फुटपाथ को ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए चलने की जगह नहीं, तो स्ट्रीट वेंडर्स को निकालो। अभी जिस तरह से लेकिन आपने सवाल किया वो एकदम बराबर है कि रास्ते गाड़ियों ने कैप्चर कर लिए है, अभी जो चलने की जगह है वो कम होती जा रही है। जब रोड वाइडनिंग होता है तो सबसे पहला उसका कैजुअलिटी होता है फुटपाथ। तो इशू सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप रोड स्पेस में कार्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उसकी वजह से चलने की जगह और साइकिलिंग की जगह कम हो गई, स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से नहीं। एक्चुअली अगर सस्टेनेबल सोशल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप बसेस के बारे में बात करोगे तो आप पे 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली सोचनी चाहिए। वो है बस सिस्टम, पब्लिक बस सिस्टम, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट और वॉकेबल स्ट्रीट्स पॉलिसी। ये तीनों चीज़ साथ में सोच के ही एक इफ़ेक्टिव सिस्टम बन सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है 2014 का, वो कहीं पर भी इन लेटर अप्लाई नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं। वो बहुत ही अच्छा कानून है, अगर वो ठीक से कोई पढ़े और आप यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि सीरियसनेस है ये चीज़ें करने के लिए, तो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को अगर केयरफुली पढ़ के उसके साथ बस सिस्टम का इंटीग्रेशन किस तरह से हो सकता है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉडल हो सकता है बाकी सब शहरों में। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथि श्री अजिताभ जी, हुसैन इंदौरीवाला सर, प्रोफेसर माथुर सर और सिमरन जी का धन्यवाद करती हूँ।